हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग फिर क्लास 10 के हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग फिर क्लास 10 के एक्सरसाइज 7.2 का डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग का जो एक्सरसाइज क्लास 10 का 7.2 का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, जहां से इसकी बिगिनिंग होती है, उन सारे पॉइंट्स का हम लोग डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आज का क्लास मेनली रूप से हम लोगों का जो है वो है आपका सेक्शन फॉर्मूला। ये सेक्शन फॉर्मूला क्या होती है, इसके बारे में मुझे डिस्कस करना है। जैसा कि काफी डिटेल में मैंने आप लोगों के साथ पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, उसके बारे में उसके जितने भी एलिमेंट्री डेफिनेशंस थे उन सारी को डिस्कस करते हुए फिर मैंने आप लोगों के साथ जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद फिर हम लोगों ने किसी पॉइंट को किस तरह से किस क्वाड्रेंट में लाइक करते हैं। फाइनली हम लोगों ने दो पॉइंट के बीच में अगर कोई दो पॉइंट किसी प्लेन में लाइक करती है तो अगर दोनों का कोऑर्डिनेट मुझे मालूम हो तो उस केस में उस पॉइंट का दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट, मतलब क्या उसकी जो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट है उस फॉर्म में उसका डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। बट मुझे जो आज डिस्कस करना है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के लिए जो है हम लोग एक टर्म सीखते हैं यहाँ पे कि एक लाइन का सेक्शन फॉर्मूला हम लोग क्या है यहाँ पे इसकी चीज पढ़ेंगे। पहले तो सबसे पहले हम लोग दो टर्म सीखते हैं, इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। इस दो टर्म को समझते हैं क्योंकि आप लोग के क्लास में तो मैनली रूप से इंटरनल डिवीजन है, बट अपर क्लास में जब जाओगे तो एक्सटर्नल डिवीजन भी आएगा। बट आइडिया होना तो जरूरी है कि ये डिवीजन होती है क्या। मुझे फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करना है कि इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला पढ़ना है, जो कि आप लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेक्शन फॉर्मूला के रूप में। बट एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में हम लोग को डिस्कस नहीं करना, बट हम लोगों को पढ़ना। देखिएगा, अगर मैं कोई लाइन ए बी ले लिया, लेट इफ ए बी इज एनी लाइन सेगमेंट। अगर कोई मान लिया कि ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, अगर मैं कोई मान लिया कि ए बी कोई लाइन सेगमेंट है तो ये भी मेरा ए बी कोई यहाँ पे लाइन सेगमेंट होना चाहिए। इसके बाद अगर इस लाइन ए बी पे कोई पॉइंट मैंने पी ले लिया, मान लिया कि सी बी पर कोई पॉइंट पी ले लिया, ठीक। अगर ये पॉइंट पी ए बी को मान लिए कि कुछ, अगर ये पी ए बी पे कोई पॉइंट है, आप देखिएगा इफ ए बी इज एनी लाइन सेगमेंट हैविंग, लेंथ के बारे में मालूम हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, फिर भी लिख लेते हैं हैविंग लेंथ एल, there exists a point P on AB। AB पर एक पॉइंट P एग्जिस्ट करता है सच दैट, तो हम लोगों ने क्या किया कि P को AB पे एक लाइन एग्जिस्ट कराया सच दैट P डिवाइड्स AB M1:M2। तो हमने क्या किया कि इस AB पर अगर कोई एक पॉइंट ले लिया P, तो उस केस में क्या हुआ कि ये P जो है AB को दो पार्ट में बांट दिया। तो दो पार्ट में बांट दिया तो AB का कुछ लेंथ अलग होगा, PB का कुछ लेंथ अलग होगा। तो इस केस में AB और PB का जो रेशियो हुआ तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, M1:M2 लिख दिया। अगर ये P AB के, ये जो लाइन सेगमेंट AB मैंने लिया, इस AB के किसी इस लाइन के कोई पॉइंट हो, कॉमन पॉइंट हो, इस लाइन के अंदर का कोई कॉमन पॉइंट हो, जैसे ए बी हो गया था आपका, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो ए बी के अंदर का पॉइंट हो, तो उस केस में कहते हैं कि पी जो होता है ना, ये पॉइंट पी इस लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली डिवाइड कर दिया। क्या इंटरनली डिवाइड कर दिया, ठीक। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। उसी को मैंने लैंग्वेज में लिख दिया कि अगर कोई लाइन सेगमेंट ए बी है, इसकी लेंथ एल है, इस पूरी की लेंथ कितना एल है, और एक पॉइंट मैंने पी ले लिया, जो क्या क्या कि इस AB को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया M1:M2 में। इन दैट केस वी से दैट, यहां पे क्या लिखेंगे, सच दैट P डिवाइड्स AB M1:M2। इन दिस केस
in this case we say that P divides AB internally। तो उस केस में मैं बोलता हूं M1:M2। उस केस में मैं बोलता हूं कि जो आपका पॉइंट P है इस AB को दो पार्ट में डिवाइड किया M1:M2 में, और ये इंटरनली इसको डिवाइड किया। तो ये आपका आता है इंटरनल डिवीजन। फिर इसके बाद आता है आपका एक्सटर्नल डिवीजन। चलिए, तो इंटरनल डिवीजन अगर आप लोगों ने समझ लिया तो मैं अब जाता हूं एक्सटर्नल डिवीजन की तरफ। देखिएगा एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है वो हम लोग लिख के देखिएगा आप लोग। एक्सटर्नल डिवीजन जो होता है वो अब हम लोग देखते हैं, बट आप लोग को जो सिलेबस में दिया हुआ वो मैंने रूप से इंटरनल डिवीजन दिया हुआ। देखिए एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है। एक्सटर्नल डिवीजन का डेफिनेशन क्या होता है। इफ AB is a line segment AB is a line segment having length L, जिसका लेंथ मैंने क्या माना L मान लिया। Now there exists, ऐसे लिखिए, there exists a point P on AB। एक पॉइंट आपका P एग्जिस्ट किया। There exists a point P on extended line segment in direction of AB, in direction of AB। तो इसमें मैंने लिखा है कि एक पॉइंट P जो है आपका एग्जिस्ट करता है। अगर आपका ये लाइन AB है तो इस लाइन AB के डायरेक्शन में अगर इसकी लेंथ मैंने L मान लिया। अब ने इसके बाद मैंने बोला कि इस AB को अगर मैं मान लिया कि P तक मैंने, मतलब P तक यहां पर मैंने क्या लिखा, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट P on external line segment on extended line segment in direction of AB until till ABP। ऐसे लिखिए, AP लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, इस AB को इस पॉइंट P तक इसको इस तरह से एक्सटेंड किया सच दैट लेंथ ऑफ AP इज इक्वल टू T। मैंने क्या किया कि P को, तो A को AB था, A को P तक, ये जो आपका AB था, तो B को मैंने क्या किया, AB के डायरेक्शन में एक्सटेंड करके अंटिल P तक लेकर गया। तो P तक अगर मैंने लेकर गया तो उस केस में क्या है कि आपका जो इस AP का लेंथ था वो क्या हो गया, आपका क्या हो गया। अगर इस AP का लेंथ आपका क्या हो गया तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने क्या किया था कि वहां पे एक लाइन लिए थे AB, और अगर बीच में कहीं भी पॉइंट आ गया P मान ले, तो इस केस में मैं क्या बोला, AP अपॉन PB। तो उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होगा कि AP अपॉन PB, इसका भी कुछ रेशियो होगा। तो AP अपॉन PB को अगर मैं लूंगा तो मान लिया कि आपका ये M1:M2 है। तो इस केस में अगर होगा तो मैंने क्या माना, M1:M2 है। तो यहाँ पे AB लिख सकते हैं, AP सच दैट लेंथ ऑफ AP इज इक्वल टू K एंड P divides एक्सटर्नली AB। और इस केस में हम लोग बोलते हैं कि P जो होता है आपका AB को एक्सटर्नली डिवाइड करता है इन रेशियो इस तरह से M1:M2। तो ये जो हुआ ना, अगर आपको सिंपल सी बात है कि एक्सटर्नल और इंटरनल डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा
तो अगर वो पॉइंट उस दो जो लाइन सेगमेंट है उसके लेंथ के बीच में, जैसे कि आपका ए बी है, तो इस ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट है उसमें से अगर कोई एक पॉइंट होती है तो उस केस में मैं बोलूंगा कि यहाँ पे ये आपका जो होता है पी, आपको ए बी को इंटरनली डिवाइड किया, वाइल अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि पी लाइज बियॉन्ड द लाइन, इस लाइन के बाहर कहीं लाई करता है, और वो जो होगा आपका एबी के एक्सटेंडेड लाइन, मतलब एबी को अगर मैं आगे बढ़ा दूं या पीछे बढ़ा दूं तो उसी में से कहीं पे वो आपका होगा, तो उस केस में मैं बोलता हूं कि वो पी जो है आपका एबी को एक्सटर्नली डिवाइड कर दिया, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। तो उस केस में भी आप उसी तरह से देखेंगे एपी अपॉन पीबी, और इस केस में m1:m2 आता है, तो इसको मैं बोलता हूं कि यहाँ पे ये एक्सटर्नली डिवाइड कर दिया। तो ये जो आपका सेक्शन फॉर्मूला है, मुझे इसके लिए पार्टिकुलर नहीं डिस्कस करना, मुझे जो डिस्कस करना है आपका इंटरनल डिवीजन के लिए डिस्कस करना है। अब बताते हैं मैं आपको कि यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला क्या बताना चाहता है और ये सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। अगर आप लोगों ने ये एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन समझ लिए तो मैं अब आप लोगों को बताता हूं कि ये आपका सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है और हम लोग क्यों पढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा सेक्शन फॉर्मूला लेते हैं, ध्यान से आप लोग देखेंगे, एक ही लाइन में मैं आपको डिटेल कर देता हूं, एक डायग्राम से आपका स्पष्ट हो जाएगा, आप लोग ध्यान से देखना पूरा। अगर मैं मान लिया कि कोई लाइन सेगमेंट आपका ए बी है, जैसा कि मैंने आपको बोला था यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर लिख लीजिएगा फॉर इंटरनल डिवीजन, फॉर इंटरनल डिवीजन, और एक्सटर्नल के लिए आप लोगों को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो अगर आपका ए बी कोई लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट ए बी पे अगर कोई पॉइंट पी एग्जिस्ट किया, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसपे एक पॉइंट पी एग्जिस्ट किया, सच दैट ए बी डिवाइड्स m1:m2। यह इस तरह से कहने का मतलब पी आपका इस लाइन सेगमेंट एबी पे इस तरह से लाई करता है कि एबी को m1:m2 में डिवाइड कर देता है। अगर ये m1:m2 में, देखिए m1:m2 लिखेगा, इसको m1 और m2 लिखना गलत है, बहुत सारे लिख देते हैं, लेकिन ये गलत, इस तरह से नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि आपका m1 और ये m2 ही होगा। m1:m2 में डिवाइड करने का मतलब होता है कि आपका वो तो जरूरी नहीं है कि वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में, कि आप उसका न्यूमरेटर को फर्स्ट पार्ट को दे दिए और डिनोमिनेटर को सेकंड फॉर्म देते, बट होता क्या है कि ज्यादातर लोग उसको मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसलिए मैं नहीं लिखूंगा, आपको सिंपली बताता हूं कि आपको यहाँ पे लिखना अगर पसंद करोगे लैंग्वेज तो आप लिख भी सकते हो, बट लैंग्वेज तो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, आप लोग सिंपल लिखिए कि P डिवाइड्स, यानी लिखिएगा हियर P डिवाइड्स AB इंटरनली m1:m2 that is AP upon PB is equal to m1 divided by m2। तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया कि आपका जो है ये P आपका एक पॉइंट है जो AB पे लाई करता है, सच दैट P डिवाइड्स AB इंटरनली m1:m2। तो P जो है आपको AB को m1:m2 में डिवाइड करता है। अब जो है मुझे यहाँ पे सवाल ये अराइज होता है कि मुझे यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला पढ़ने का गोल क्या है। यहाँ पे गोल ये है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट ए बी है और उसके एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब होता है दोनों छोर पे वाले, ठीक, तो दोनों छोर का अगर मुझे कोऑर्डिनेट मालूम है और वो पॉइंट जो उस लाइन सेगमेंट पे, जो उस लाइन सेगमेंट के इंटरनल पॉइंट मतलब इंटरनली कहीं लाई करती है, तो उस केस में अगर उसको m1:m2 में डिवाइड करती है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब इस P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। P जो है आपका AB को अगर एक प्रॉपर रेशियो में डिवाइड करता है तो उस केस में आपसे सवाल ये उठता है कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आपसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है। चलिए अगर मैं P को मान लिया कि आपका XY है कोऑर्डिनेट, एक मिनट के लिए मैंने क्या मान लिया, XY इसका कोऑर्डिनेट है, तो हम लोग को क्या करना है, X और Y का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ x1 y1 एंड x2 y2 एंड m1 m2। तो मुझे इस x और y का जो वैल्यू निकालना वो आपका x1 y1 x2 y2 और m1 m2 की फॉर्म में निकालना, यही चीज हम लोग सीखेंगे। चलिए तो इसमें छोटा सा हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, अगर लिखना पसंद करोगे तो लिख सकते हो, वरना कोई जरूरत नहीं है, लिख दीजिए कंस्ट्रक्शन। हम लोग सबसे पहले देखते हैं AC परपेंडिकुलर, इसको अगर मैं ओरिजिन मान लिया, इधर आपका x डैश, ऊपर में आपका y, नीचे में आपका y डैश, इधर स्पेस कम है इसलिए मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं, इधर आपका x पॉजिटिव। चलिए अब मैं क्या किया, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ AC परपेंडिकुलर OX, मैंने क्या किया, ये परपेंडिकुलर का मैंने सिंबल लिखा,
इस ए से क्या क्या इस ओ एक्स पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। फिर मैं क्या किया इसमें एक और भी ले लेते हैं, बी डी, दूसरा क्या लिखा बी डी परपेंडिकुलर ओ एक्स पर फिर मैंने क्या किया बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये भी ले लिया। फिर देखना तीसरा आपका, तीसरा कंस्ट्रक्शन देखेंगे हम लोग। फिर मैंने क्या किया इसको सी नहीं लिखा, पीई परपेंडिकुलर ओ एक्स ड्रॉ कर लिया, इसको भी मैं लिख देता हूं। क्या देखेंगे पीई परपेंडिकुलर ओ एक्स मैंने खींच दिया, ये भी खींच दिया। इसके बाद मेरा जो है आपका देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसके बाद है ए पी क्यू। हम लोग क्या करते हैं इसमें एक परपेंडिकुलर जो आपका ए से आपका ये पी है, पी क्यू पे ड्रॉ कर लेते हैं, और दूसरा परपेंडिकुलर आपका पी से इसका नाम मान लेते हैं आर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं आर ले लेते हैं। तो मैं क्या किया कि एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ कर दिया। आप देखिएगा ध्यान से, तो इसको मैं लिखता हूं, फिर नीचे में आप लोग को दिख रही है, चलिए आप लोग को नहीं दिख रहा तो साइड में ले लेते हैं। आपका ये क्या है ए क्यू परपेंडिकुलर पी, ए क्यू परपेंडिकुलर पी, और दूसरा जो है आपका पी आर परपेंडिकुलर बी डी, ये चीज ले लिया। अब अगर आप यहां से गौर करोगे तो आपको क्या मिल रहा है कि ये जो है आपका दो ट्रिंगल, एक ट्रिंगल यहां पे बन रही है, एक ट्रिंगल यहां पे बन रही है, फर्स्ट ट्रिंगल और सेकंड ट्रिंगल के फर्क में। तो पहले तो इतना कंस्ट्रक्शन को आप लोग याद रखेंगे। मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। आप लोग दिमाग में रखोगे कि हाँ मुझे ट्रिंगल फॉर्म करना है, तो यहाँ से आपका 3 पॉइंट जो है, तीनों पॉइंट से हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, और फिर क्या करेंगे पहला पॉइंट से दूसरा पॉइंट से गुजरने वाली जो लाइन सेगमेंट है जो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर, उससे उस पे परपेंडिकुलर, फिर सेकंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। इस केस में आपका दो ट्रिंगल बन रहा है। अब क्या करेंगे डायरेक्टली मैं लिख दूंगा, देखिएगा क्लियरली। अगर आप लोग सिमिलरिटी पढ़े हुए तो इसमें आपको मालूम पढ़े हुए कि ट्रिंगल ए पी या पी ए बी, ऐसे बोलिए ट्रिंगल पी ए क्यू इज सिमिलर टू ट्रिंगल बी पी ए क्यू इज सिमिलर टू ट्रिंगल बी पी आर। यहां तक में तो आप लोग आराम से बोल सकते हो, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या लिखा, ट्रिंगल पी ए क्यू इज सिमिलर टू ट्रिंगल बी पी आर। अगर हम लोगों ने ये चीज लिख लिया तो अब क्या करना है देखना आप लोग, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे लिखना चाहिए यदि आप लोग को अगर चाहते हैं कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हो तो आप लोग बता सकते हो आराम से कि देखिएगा ध्यान से, ये जो आपका एंगल है इस एंगल के बराबर है, क्योंकि ये पैरेलल ही है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रही है ना, इस पर भी है इस पर भी, तो ये दोनों एंगल सेम हो गया। उसके बाद ये दोनों 90 डिग्री एंगल है, तो आप आराम से बोल सकते हो ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। चलिए तो ये जो आपका हुआ ट्रिंगल पी ए क्यू इज सिमिलर टू ट्रिंगल बी पी आर, आप लोग लिख सकते हैं फ्रॉम ए क्राइटेरिया। ठीक, अब उतना हम लोग लिखेंगे नहीं एक एक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मुझे फॉर्मूला ही प्रूव करना है। सो अब यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो बी आर अपॉन पी क्यू। अच्छा यहाँ पे है ना, तो हम लोग यहीं से लिखते हैं पी क्यू अपॉन बी आर, तो हम लोग लिखते हैं पी क्यू अपॉन बी आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी आर इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन पी आर, ए क्यू अपॉन पी आर, ए क्यू अपॉन पी आर, इतना लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, फिर से एक बार आप लोग देख लेंगे। अगर आप लोग इस क्वेश्चन में फिर से देखिए एक बार, चलिए इतना सारा आप लोग लिख लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ये सब मिटा ले, देखिए अब आप लोग का अगर आप लोगों ने यहां तक लिख लिया तो अब देखिएगा नेक्स्ट हम लोग का क्या है, एकदम बिल्कुल आसान है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये जो मुझे मिला है पीक्यू, अगर मैं आपसे सवाल ये करूंगा कि पीक्यू का लेंथ कितना होगा तो आप लोग क्या बताओगे? आप अगर इस फिगर में देखोगे तो बता रहा हूं मैं आपसे, पीक्यू इज इक्वल टू क्या होगा, देखिएगा ये आपका यहां से यहां ये क्या है y1 है, और यहां से यहां ये आपका क्या है y2 है, ये आपका y1 ये आपका y2 का, तो ये y है और ये आपका कितना y2 है। तो आप देखिएगा यहां से यहां y1 है तो यहां से यहां भी तो y1 होगा, और इस केस में ये पूरा अगर y है तो ये आपका pq क्या होगा y - y1 होगा, तो इसको मैं y - y1 लिखती हूँ। चलिए फिर मैं लेता हूं नेक्स्ट आपका का जो कि आपका आता है pr, ये ना देखिए pq और उसके बाद br, तो मैं br बाद में ले लेता हूँ, पहले pr निकाल लेता हूँ क्योंकि अच्छा br ही है तो मैं br लिखता हूँ। देखिएगा br कैसे निकालेंगे, आप अगर गौर करें तो ये आपका y है और ये आपका कितना है y2 है। अगर आप इस br को निकालना चाहते हैं तो आपको bd में से क्या करना पड़ेगा, p को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो bd का वैल्यू कितना है आपका पूरा का पूरा ये है यहां से यहां जो कि y2 है, तो आप आराम से कर सकते हो कि br बराबर y2 माइनस ये आपका ये क्या होगा
पी घटेगा, पी कितना है y, तो मैंने y2 माइनस y लिख दिया। ये आपका बी आर, पी क्यू और बी आर निकल गया। अगर पी क्यू बी आर निकल गया तो हम लोग ए क्यू चलते हैं। तो यहां से अगर मैं ए क्यू निकाला तो ए क्यू आपका कौन है, ये आपका ए क्यू है, यही ना आपका ए क्यू है। अब ध्यान से देखना आप लोग फिर से एक बार, यहां से यहां आपका कितना है x1 और यहां से यहां आपका क्या है x है। तो इसका मतलब अगर आप इस x में से इस x1 को घटाओगे तो यही तो मिलेगा ए क्यू, दैट मींस सी के बराबर। तो आप आराम से बोल सकते हो ए क्यू बराबर x माइनस x1, ये निकल गया। फिर आपका एक आता है पी आर। तो अगर मैं पी आर की तरफ चला तो ध्यान से देखना आप लोग, यहां से यहां आपका क्या है x और यहां से यहां आपका क्या है x2। तो इसका मतलब यही ना हुआ कि अगर मैं इस x2 में मतलब यहां से यहां तक में से अगर मैं इस ओरिजिन से ई तक को घटा लिया तो आपको क्या मिलेगा, डी मिलेगा, जो कि किसके बराबर है, पी आर के बराबर है। तो मैं आराम से बता सकता हूं कि पी आर इज इक्वल टू जो मेरा होगा वो आपका कितना आ जाएगा x2 माइनस आपका यहां से कितना है x। तो आप आराम से बोल सकते हो x2 माइनस x। ये चीजें आप लोगों को मिल गई। अगर आप लोगों को मिल गई तो मैं याद करता हूं क्या हूं, देखना आप लोग। सो अब मैं क्या करता हूं कि PQ बटा BR लिख लेते हैं, PQ अपन BR, और इसका वैल्यू कितना होगा आपको मालूम है ना, M1 is to M2 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, M1 is to M2 का। ये क्यों होगा मैं बता रहा हूं आप लोगों को। जैसा कि आप जानते हैं, एक बार मैं फिर से थोड़ा सा एक लाइन लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ आए। अगर ये दोनों ट्रिंगल सिमिलर है तो इस केस में तो आप ये भी तो बोलोगे कि AP डिवाइडेड बाय पी, मतलब यहां पे ये भी तो होगा AP बटे PB इज इक्वल टू PQ अपॉन BR इज इक्वल टू AQ अपॉन PR। ये तीनों बराबर होगा। तो इस तीनों बराबर अगर होगा तो AP अपॉन PB क्या है आपका M1 is to M2 है, यही ना है आपका M1 is to M2। इस दोनों का तो रेशियो आपका M1 is to M2 है। तो इस केस में अगर मैं पहले ऐसा करता हूं कि आप PQ अपॉन BR, PQ आपका कितना है, ये आप ऐसा करें, आपको x वाला फाइंड कर देंगे तो आपको अगर नहीं करेंगे तो अच्छा लगेगा। ऐसा करते हैं M1 is to M2 को हम AQ अपॉन PR को ले लेते हैं। तो M1 अपॉन M2 क्योंकि सारा बराबर है तो किसी को भी मैं ले सकता हूं। M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू AQ अपॉन PR। AQ आपका कितना है x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x। अगर मैं इसको कैलकुलेट किया तो मुझे क्या मिलेगी, M1x इज M1x2 माइनस M1x इज इक्वल टू M2x और फिर आपका माइनस M2x1। सो अगर मैं इसको राइट कर दिया तो यहां से मुझे क्या मिलेगी M1x प्लस M2x। ये हम लोगों ने क्या किया, इसको राइट कर दिया, फिर इसको इधर कर लिया। अगर मैं इसको इधर किया तो यहाँ पर क्या मिलेगा M1x2 प्लस M2x1। सो यहां से अगर मैं x कॉमन लिया तो x इंटू M1 प्लस M2 इज इक्वल टू आपका हो गया M1x2 प्लस M2x1। ये आपकी आ गई। अब अगर आपका ये मिल गया तो यहां से आप लोग एक लाइन अगर आगे बढ़ोगे तो आपका इससे कहानी तमाम होगी। इसको मिटा दे थोड़ा सा, चलिए इसको मिटा देते हैं, इसकी भी जरूरत अब नहीं है। तो आपका ये मिल गया। सो अगर आप यहां से कहोगे तो आपको x का वैल्यू नजर आ रहा है। सो यहां से अगर आप देखते हैं तो x बराबर क्या हो गया M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई लाइन सेगमेंट AB है, अगर कोई लाइन सेगमेंट AB है और उस लाइन सेगमेंट AB पे कोई पॉइंट P अगर लाई करती है और उस A और B का अगर मैं कोऑर्डिनेट जानता हूं तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस P का भी कोऑर्डिनेट बताया जा सकता है बाय दिस फार्मूला। इसमें से x कोऑर्डिनेट हम लोगों ने M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 फाइंड कर लिया। अब इतना आने के बाद क्या है कि मुझे y का भी वैल्यू चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू AQ अपॉन PR भी था, तो उस केस में मैंने ये निकाल लिया। और आप लोग ये भी जानते थे कि आपका PQ अपॉन BR भी था। तो अब अगर हम लोग PQ अपॉन BR अगर लेंगे तो इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा सा देखना आप लोग। चलिए आपका हो गया पहला पार्ट। क्या आ गया कि इसके बाद क्या है कि अगर आप यहाँ पे सिंस दूसरा पार्ट मेरा क्या था कि M1 अपॉन M2 जो है आपका PQ डिवाइडेड बाय BR था। आप लोग को मालूम था कि PQ और BR का वैल्यू है। सिमिलर में अगर आप पुट करोगे, सिमिलरली वी गेट y, that means y is equal to M1 y2 plus M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो इसका मतलब ये हुआ
कि आप अगर किसी पॉइंट, कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 निकल गया, और y कोऑर्डिनेट जो आप लोगों को आया है वो आपको आया m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो सिंपली हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला को प्रूव कर लिए, और प्रूव करने के बाद आप लोग आराम से इसमें पुट कर लेंगे ना PQ तो आपको इतना आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट ले लिया। अब जो है इसका मतलब क्या हम लोगों ने सीखा, अब इसका मतलब हम लोगों ने सीखा क्या, आप लोग फिर से एक बार इसको फ्रेश कर लेते हैं, प्रूफ हमने आप लोगों को दिखा दिया। अब क्या हम लोग फ्रेश करेंगे, देखिए आप लोग, इसका मतलब ये हुआ, तो हम लोग जो अभी पढ़े, अगर आप प्रूफ समझे तो बहुत सुंदर, नहीं समझे तो भी सुंदर। अब हम लोग चलते हैं इसके स्टार्ट पॉइंट, जो कि हम लोगों ने क्या अभी सीखा, वो सीखा कि अगर कोई लाइन सेगमेंट आपका ए बी दिया हुआ है, ठीक, और अगर कोई पी इस ए बी के इंटरनली पार्ट पे कहीं लाई करती है, तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि पी जो है आपको ए बी को इंटरनली डिवाइड किया। अगर इस केस में आपका ए का कोऑर्डिनेट मान लिया कि x1 y1 है, और बी का कोऑर्डिनेट मान लिया कि x2 y2 है, और ये पी ए बी को जिस रेशियो में डिवाइड किया है कि आपका यहाँ पे AP अपॉन PB इज इक्वल टू M1 डिवाइडेड बाई M2 है, क्या है, M1 डिवाइडेड बाई M2 है। तो इस केस में आपका P का कोऑर्डिनेट अगर मैंने मान लिया XY, तो इसमें X का जो वैल्यू होगा M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 आ जाएगा, एंड दूसरा आपका जो Y आएगा वो आपका M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 आ जाएगा। तो ये आप लोगों का क्या हुआ, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P हो गया। चलिए, तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना सीख गए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इससे कुछ स्पेशल केस के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला स्पेशल केस क्या है, इसको मिटा दें थोड़ा सा। चलिए, ये आप लोग समझ गए जाएंगे, यहाँ पे ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि इसका यूज हम लोग काफी ज्यादा करेंगे इस 7.2 में। देखिए, अब यहाँ पे सवाल यह आता है कि अगर जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, ये आपका एलिमेंट्री चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को समझने में ज्यादा फायदा करेगी। देखिएगा क्वेश्चंस को, हर क्वेश्चंस को बनाने में देखिए होता है कि कभी कभी आपको 2-3 मैटर ऐसे दे देते हैं जो कि आपको उस वर्ड से आप अपरिचित रहते हैं, तो उस केस में आप फंस जाते हैं। चलिए, अगर मैंने मान लिया कि एबी कोई लाइन है, और वो जो पॉइंट जो एबी को डिवाइड करता है वो मान लिया कि एग्जैक्टली दोनों पॉइंट के बीच में, ठीक, तो अगर दोनों पॉइंट के बीच में है, तो अगर इस पूरी लाइन की लेंथ अगर एल होगा, तो ऑटोमेटिक मेरा ये L/2 हो जाएगी। कितने आ जाएगी, L/2 हर केस में, चाहे आपका लेंथ कुछ भी हो, लेकिन आपका अगर ये बीच में पॉइंट आ जाता तो दोनों पार्ट क्या होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अगर ये दोनों पार्ट इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि डेफिनेटली रूप से ये जो AB है, ये AB का जो मतलब अगर मैं इस पॉइंट को P मान लिया, तो AP अपॉन PB अगर यहां से निकालेंगे, यहां पर फिर लिख लीजिए, इफ P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर आपका P AB का मिड पॉइंट होगा, तो इसमें कर सकते हैं देन AP अपॉन PB इज इक्वल टू L/2 डिवाइडेड बाई L/2, जो कि आपका 1/1 मतलब 1:1 आ गया। तो यहां से अगर आप कंपेयर करोगे, तो M1 बराबर 1 और M2 बराबर 1, क्योंकि यहां से इसको आप बोलोगे क्या, M1 डिवाइडेड बाई M2, क्या क्या, M1 डिवाइडेड बाई M2। चलिए, अब M1 डिवाइडेड बाई M2 आया, तो आपका अगर ये M1 डिवाइडेड बाई M2 का वैल्यू कितना आ गया, 1/1 आ गया, क्योंकि आप लोगों ने देखा। तो इसका मतलब ये हुआ, आप लोग दिमाग में सेट करके रखेंगे, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट पे लाई करता है, क्या है, मिड पॉइंट पे अगर वो लाई करता है, तो उस लाइन सेगमेंट को वो पॉइंट 1:1 में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अगर उसको 1:1 में डिवाइड करता है, तो आपका देख सकते हैं कंपेयर करके, वैसे यहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग बोल देते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में M1 इक्वल टू 1 और M2 इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। वास्तव में मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि ये M1 इज इक्वल टू 1 और M2 इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। लोग बोल देते हैं कि M1 बराबर 1, M2 इक्वल टू 1। चलिए, आप लोग भी क्लास 10th के लेवल में कोई दिक्कत नहीं है कि कहीं कोई गलत करने वाले नहीं है, तो आप लोग भी बोलेंगे M1 बराबर 1 और M2 बराबर 1। क्यों इसको हम लोग बता देते हैं वो अलग बात है, नहीं तो ऐसा आपको बता देते हैं कि अगर A/B बराबर आपने ले लिया 2/3 और बोलोगे A बराबर 2 B बराबर 3, तो ये आपका सवाल गलत है। ठीक, आपका जो आंसर सवाल कर रहा हूँ, आपका आंसर जो वो क्या है, गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक, A/B इज इक्वल टू अगर 2/3 है, तो A इज इक्वल टू 2 और B इज इक्वल टू 3 नहीं होता है। ठीक, ये किस केस में लोग इसको मान लेते हैं तो प्रॉब्लम सही होता है। आप लोग को कभी किसी और क्लास में डिस्कस कर दूंगा, चलिए आप लोग हम लोग यहाँ पर करेंगे। बट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जिस टॉपिक से अभी डिस्कस कर रहे हैं, वहां पे आप इसको 1-1 कंपेयर कर सकते हैं।
या आपका कुछ भी रहेगा तो आप ऊपर वाला को m1 मानेंगे और नीचे वाला को मतलब न्यूमरेटर को m1 मानेंगे और डिनोमिनेटर को आप m2 मानेंगे। तो ये हो गया आपका इसका एक केस आ गया। चलिए इसी में अगर मैं बोलूंगा कि कोई लाइन सेगमेंट आपका ए बी है, उसको कोई पॉइंट्स है जो उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो इतना तो क्लियर है कि दुनिया का कोई एक पॉइंट अकेला उसको 3 पॉइंट में नहीं बांट सकता है। क्योंकि अगर कोई लाइन ए बी है और उस पर एक पॉइंट हमने ले लिया तो वो 2 ही पार्ट में बांटेगा, तो फिर 3 इक्वल पार्ट होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। इसका मतलब क्लियर है कि वो पॉइंट होगा एटलीस्ट कितने पॉइंट, एटलीस्ट कर रहा हूं कि हमेशा वो 2 पॉइंट्स होगा। जब तक 2 पॉइंट्स नहीं होगा तब तक वो होल लाइन 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। तो क्लियर यहां से पता चल रहा है कि डेफिनेटली रूप से देयर एग्जिस्ट 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन such that it divides the lines equally in 3 parts। तो यहां पे है कि अगर आपका कोई लाइन मान लीजिए ए बी है और यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे तो क्या 3 पार्ट में बढ़ जाएगा, कभी नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब अगर सवाल में ये चीज आपको मेंशन किया हुआ रहे कि कोई आपका पॉइंट्स है जो कि उस लाइन सेगमेंट को आपको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो उस केस में आप बताए उस सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो जब कभी अगर आपको कोई लाइन सेगमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है तो क्लियर है कि वो लाइन सेगमेंट पे 2 पॉइंट्स एग्जिस्ट करेगा। तो 2 पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जो क्या करेगा, उस तीनों मतलब उस पूरी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अगर मैं इसको मान लिया P और इसको मान लिया Q, तो अगर मैं इस पूरे लेंथ को मान लिया L, ठीक, तो आप आराम से बोलोगे ये मेरा L/3 है, ये भी L/3 है, ये भी आपका L/3 है। मतलब AP बराबर L/3, PQ बराबर L/3 और B बराबर L/3, ये हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग लिख सकते हैं इफ P एंड Q PQ डिवाइड L in 3 इक्वल पार्ट्स, देन अगर आपका ये P और Q जो है आपको लाइन सेगमेंट AB को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो उस केस में ध्यान से सुनिए, तो उस केस में जो है आपका जो पहला पॉइंट होगा, उस केस में आपका जो पहला पॉइंट होगा, तो यहाँ पे 2 केस बनेगा। केस वन तब बनेगा अगर मैं इस पॉइंट को इग्नोर करके कहूंगा केवल एपी की बात, तो आपका एपी अपन पीवी जो होगा आपका 1 अपॉन क्या आ जाएगा। अगर आप इसको मानते हैं L/3 तो अपना लिख सकते हैं L/3, पूरा कंसेप्ट सही। चलिए, और आपका दूसरा क्या है आपका पीवी, तो पीवी आपका क्या है L/3 प्लस L/3 कितना होगा 2L/3, 3 कैंसिल, L कैंसिल, तो कितना आ गया 1/2। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू हुआ कितना हो गया M1/M2 हो गया। तो यहाँ पे आपका AP अपन PV का जो वैल्यू आया वो आपका 1/2 आ गया। चलिए दूसरा पार्ट है कि अगर आपका केस 2 मैं इसी में डिस्कस करूंगा, देखना आप लोग ऊपर से चलता हूं मैं। अगर मैं केस 2 की बात किया तो केस 2 मेरा क्या है कि आपका एक पॉइंट है Q जो इसी लाइन पे लाइन कर रहा है, इसलिए क्योंकि एक पॉइंट जो है उस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकता है। तो इस केस में अगर मैं Q के लिए बात करूंगा तो केस 2, तो उस केस में मेरा क्या होगा कि आप आराम से यहां से बोलोगे कि AQ डिवाइडेड बाय QB जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा 2L/3, क्योंकि L/3 2L/3 AQ हो जाएगा डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर QB जो है आपको L/3 होगा। तो यहां से क्लियर है कि L/3 कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा 2/1। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे समझने वाली ये बात हो गई कि अगर आपके सवाल में ये पूछा जाएगा कि इफ ए पॉइंट डिवाइड्स इन 2 इक्वल पार्ट्स, तो उस केस में आप उसको 1:1 में मानेंगे। M1:M2 बराबर आपका 1/1 आ जाएगी और यहाँ पे M1 बराबर 1 और M2 बराबर 1 आ जाएगी। लेकिन अगर आपका सवाल ये दे देगा कि इफ ए पॉइंट डिवाइड्स ए लाइन 3 इक्वल पार्ट्स, तो उस केस में क्या होता है कि अगर 3 इक्वल पार्ट्स की बात करेगा तो उस केस में 2 कंडीशन एग्जिस्ट करता है। एक कंडीशन वो अगर मैं P को लेफ्ट में मान लिया और वो आपका 3 इक्वल पार्ट्स का आपका 1/3 पे है, तो डेफिनेटली रूप से आपको 1/3 और 2/3, इस केस में आपका AP/PV बराबर 1/2 हो गया। तो इस केस में M1 बराबर 1 और M2 बराबर 2 हो गया। अगर मैं दूसरी केस लिया जिसमें कि आपको ये चीज मेंशन किया हुआ कि AQ/QB बराबर, जो कि आपका AQ का वैल्यू 2L/3 है और QB का वैल्यू आपका जो है L/3 है,
तो इस केस में अगर 12/3 डिवाइडेड बाय L/3 करेंगे तो आपका 2/1 आएगा और आपका M1 2 होगा और M2 1 होगा। और इस दोनों केस में आप उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब x और y का कोऑर्डिनेट जो है आपका होगा निकालेंगे बाय यूजिंग फार्मूला x M1 x2 M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 M2 एंड y is equal to that means y coordinate is equal to M1 y2 plus M2 y1 divided by M1 plus M2। तो ये जो दो फॉर्मूला है इसका मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस में डिटेल में डिस्कस कर लिया। चलिए अगर आपने इसको समझ लिया तो मैं क्वेश्चन में इसका थर्ड केस भी बता ही देता हूं कि यही अगर आपका लाइन मान लिया ए बी है, ठीक, और अगर मैं बोलूंगा कि सम पॉइंट्स लाइज ऑन ए बी सच दैट दे डिवाइड in 4 equal parts AB, then you have to find the coordinate of all those points। उन सारे पॉइंट्स का मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो इसके लिए सिंपल प्रोसीजर है कि डेफिनेटली रूप से कि अगर आप किसी लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट मतलब 3 पॉइंट एग्जिस्ट करेगा उस लाइन पे, तभी जाकर के वो 4 इक्वल पार्ट्स में आपका डिवाइड होगा। अब देखिए ये डिवाइड हो गया, अब यहाँ पे ये डिवाइड हो गया तो मुझे पहले P का निकालना है, फिर Q का निकालना है, फिर R का निकालना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको इस पूरे लेंथ को L मान लिया और इसको L/3 मान लिया, L/3 हो गया। तो AP के लिए मतलब P के लिए आपका AP/PB जो होता है आपका कितना आ जाएगा, ये भी आपका L/4, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप निकालते हो L/3 है, सॉरी L/4 ना हो, सॉरी एक मिनट, इक्वल पार्ट में तो L/4 आ गया। तो इस केस में अगर आप निकालते हो कि AP/PB क्या होगा तो AP का वैल्यू L/4 और PB का वैल्यू 3L/4, तो आपका क्या आ जाएगा 2/3 P के लिए आ जाएगा। अगर आप Q की बात करोगे तो Q दोनों का यहाँ पे जितना उतना इधर भी है, इसका मतलब 1:1 मतलब M1 = 1 और M2 = 1 आएगा। अगर आप R की बात करोगे तो आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे L/4 दैट मींस 3L/4 और आपका QR जो है आपका L/4। अगर 3L/4 में आप L/4 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3/4। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका P, Q और R जो है आपका इस लाइन सेगमेंट को 3 केस में आपको डिवाइड करेगा, इसलिए ये 3 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगर आपका कोई पॉइंट मिडिल पॉइंट में है तो आपका सिंपल बात होती है कि आपको क्या करेंगे 1:1 मान करके मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपका कहा देगा कि 3 इक्वल पार्ट्स तो आपको उसमें 2 केस लेना पड़ेगा, जिसमें से पहला केस आपका 1/2 देगा, दूसरा केस 2/1 देगा, फिर आपका तीसरा केस जो कि आपको 1/3 और 3/1 दे रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, और एक आपका बीच वाला जो पॉइंट था वो आपको 1/1 दे रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मूला को प्रूफ करके उसके कुछ एलिमेंट्री पार्ट्स को डिस्कस किए जो कि आप लोग के क्वेश्चंस के मॉडल्स में डिस्कस किया हुआ। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके एग्जांपल्स की तरफ। देखिएगा तो हम लोग फाइनली क्या चीज डिस्कशन किए, देखिएगा आप लोग कि ये सारे जो पॉइंट्स लिखा है, आपका पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि अगर कोई पॉइंट आपको बताया जाए क्वेश्चन में कि कोई लाइन अगर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है तो हम लोग को 2 केस को एराइज करना पड़ेगा। पहला केस कि अगर वो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड करता है, दूसरा पॉइंट 2:1 में डिवाइड करता है। उसी केस में मैंने आपको जब बोलूंगा कि अगर कोई लाइन 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता तो वहां पे आपको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता तो वहां पे आप लोगों को 3 पॉइंट्स उसके बीच में एग्जिस्ट कराना पड़ेगा, जिसमें कि पहला पॉइंट जो होगा उसको 1:3 में डिवाइड करेगा, दूसरा पॉइंट जो होगा 3:1 में डिवाइड करेगा और मतलब जो कि लास्ट पॉइंट से पहले आता है, और आपका एक मिडिल पॉइंट होगा जो कि आपका 1:1 में डिवाइड करेगा। तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने में इजी हो। चलिए तो हम लोग अब एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। देखना आप लोग का एक्सरसाइज 6 जो है, एग्जांपल नंबर 6 आप लोग का क्वेश्चन में क्या पूछता है। एग्जांपल नंबर 6 कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4-3 एंड 8 5। तो आपका 2 पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट जो आपका आता है ए एक पॉइंट आता है, एक आपका पॉइंट बी आता है। ए का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका 4-3 दिया हुआ है और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका 8 5 दिया हुआ है। तो इस तरह से आप लोगों को क्या मिल रहा है, 2 पॉइंट्स मिल रहा है। अब बातें आती है कि एक पॉइंट आपका 4-3 है, दूसरा पॉइंट 8 5 है। अब कह रहा है इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। तो आपका बोल रहा है कि इस लाइन सेगमेंट को 3:1 में इंटरनली डिवाइड करता है। मैंने आपको बताया था पहले ही क्वेश्चन में कि अगर वो बोलेगा कि 3:1 में वो डिवाइड करता है तो यहाँ पे 2 केसेस आती है। पहला केसेस कि मे बी वो आपका एक्सटर्नली डिवाइड करे, मे बी वो आपका इंटरनली, इसलिए आपकी बुक में मेंशन किया हुआ रहेगा प्रॉपरली कि यहाँ पे इंटरनली डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे इंटरनली की बात है तो वो बोला है कि 3:1 में डेफिनेटली रूप से कुछ आप अगर अनुमान लेकर चलते हो तो आपका यहाँ पर ये पॉइंट होनी चाहिए
कि आपको ये जो है ना, अगर मैंने मान लिया कि P है, ठीक, आपका P एक पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को 3:1 में डिवाइड करता है, तो आप लोग यहां पे लिख सकते हैं लेट P इज ए पॉइंट दैट लाइज on AB such that AP is to PB is equal to 3:1. Then we have to find the coordinate of P. तो अगर आप यहां से कहोगे तो, और सारे लोग जिस तरह से करते हैं हम लोग उसी तरह से ले लेते हैं, बट ये एग्जैक्ट आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू 3/1 हो गया, ठीक। तो इस केस में ये आपका क्या आ जाएगा, M1 अपॉन M2, मैंने इसको माना। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये AP अपॉन PB इक्वल टू M1 अपॉन M2 रहता है, तो वो कंपेयर करके डायरेक्ट बोलते हैं कि M1 इक्वल टू 3, M2 इक्वल टू 1। मैंने जैसा कि आपको बोला, ये सही नहीं है, ये आपका सही नहीं है कि M1 बराबर 3 और M2 बराबर 1, ये लोग लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाते हैं, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं रहता है कि अगर A अपॉन B इक्वल टू समथिंग दे रेशियो में 2/3 और 4/5, तो A इक्वल टू 2 और B इक्वल टू 3, ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। तो यहाँ पे जैसा कि AP अपॉन PB इक्वल टू 3/1 और M1 अपॉन M2 बराबर 3/1 है, तो प्रॉपर इस क्वेश्चन के लिए अगर M1 बराबर 3 और M2 बराबर 1 ले लेते हैं तो सही हो जाएगा। प्रॉपर इस फॉर्मूले के लिए, किसके लिए, x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 और y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो इस केस के लिए ये सही हो सकता है, लेकिन अगर अदरवाइज अगर मैं इसका यूज करूंगा तो उस केस में ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसा किया कि M1 अपॉन M2 इक्वल टू 3/1 है, तो इसको यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि M1 बराबर 3 और M2 बराबर 1 आ गया, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ। लेकिन अगर मैं आप अगर यहाँ पे बोले तो आप लोग के लिए मैं एक चीज बताऊं कि M1 बराबर आप 3 और M2 बराबर 1 मत मानिए। आप क्या करें कि M1 बराबर आप कहें 3 के और M2 बराबर 1 के, क्या बोलेंगे, M1 बराबर 3 के और M2 बराबर 1 के, इस तरह से बोलेंगे, क्योंकि 3:1 का मतलब होता है, ध्यान से देखना, M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू 3/1 का मतलब होता है कि जरूरी नहीं है कि M1 बराबर 3 और M2 बराबर 1 होगा, क्योंकि ये ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका 6 हो जाए और आपका ये 2 हो जाए। तो इस केस में आप M1 को 6 बोलेंगे, M2 को 2 कहेंगे, तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर तो ये गलत हो रहा है कि M1 बराबर 6 और M2 बराबर 2 नहीं, मतलब M1 बराबर 6 और M2 बराबर 2, दैट मींस M1 बराबर 3 और M2 बराबर 1 नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको M1 बराबर 3 के और M2 बराबर 1 के माने, जहां आपका के जो होता है इसका कॉमन फैक्टर होता है, तो इस तरह से आप लोग मान लेंगे। तो M1 बराबर 3 के आ गया, M2 बराबर 1 के आ गया। सो अब क्या करेंगे, हमें P का कोऑर्डिनेट मानना है। तो P को अगर मैंने मान लिया XY, P को मैं मान लिया अगर कोऑर्डिनेट ऑफ P अगर XY है, सो X बराबर जो होगा आपका M1 इंटू X2 प्लस M2 इंटू X1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M1 का अगर मैं वैल्यू 3 के पुट कर दिया तो 3 के इंटू आपका X2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, आपका ये जो होता है आपका X1 Y1 की तरह ट्रीट होता है, जबकि ये पॉइंट आपका X2 Y2 की तरह ट्रीट होता है। तो M1 इंटू X2 का वैल्यू कितना है आपका 8 है, प्लस M2 का वैल्यू कितना है देखते हैं हम लोग 1 के, तो 1 के इंटू X1 का वैल्यू कितना है 4, तो मैं इसे 4 लिख दिया डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, तो M1 का वैल्यू आपका कितना है 3 के प्लस 1 के। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखते हैं तो 8 3 24 के प्लस 4 के डिवाइडेड बाई आपका नीचे में कितना आ जाएगा 4 के। अब यहाँ पे क्या है कि मैं आपको एक बहुत ही मजेदार बात बताऊंगा, देखिएगा क्यों ऐसा होता है। ये आपका 24 अगर इसमें आप कॉमन के ले लेंगे तो आपको कितना आएगा 28 के डिवाइडेड बाई 4 के। तो यहां से आप क्या देख रहे हैं, के कैंसिल हो गया, क्या हो गया, के कैंसिल हो गया। यही वजह है कि लोग क्या करते हैं कि जब जानते ही के कैंसिल हो गया तो क्यों नहीं हम M1 बराबर 3 और M2 बराबर बोल लेंगे, बट ये आपका क्या होता है गलत हो जाता है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा था, अगर आप कॉमन टर्म में अगर मैं आपको बोल दूं A अपॉन B इक्वल टू 3/2 है तो A बराबर 3 और B बराबर 2, ये गलत है, ये आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। और ये चीज जो है ना, क्यों लोग क्या करते हैं कि M1 बराबर 3 और M2 बराबर 1 ट्रीट करके भी क्वेश्चन को करेक्ट कर लेते हैं, इसका वजह ये होता है कि के फाइनली आपका कैंसिल हो जाता है। चलिए तो यहाँ पे क्या आ गया कि x का जो वैल्यू आ गया 4c 7 टाइम्स में, तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 7 आ गई। अगर मैं आगे y कोऑर्डिनेट को फाइंड करना चाहूँ तो y बराबर मेरा क्या हो जाएगा M1 Y2 प्लस M2 Y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये हो जाएगी। अब अगर इस फॉर्मूला का हेल्प से मैं इसे प्रूफ देखिएगा, M1 का वैल्यू मेरा कितना निकला है 3 के, तो मैं इसे रख देता हूँ इनटू Y2 का वैल्यू कितना आया 5
प्लस M2Y1 M2 का वैल्यू देखना कितना है हम लोगों का 1K तो 1K इंटू Y1 का वैल्यू कितना है देखिएगा -3K डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 तो M1 का वैल्यू आप लोगों का कितना है देखना 3K और M2 का 1K तो यहाँ पे 3K प्लस 1K अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा मैं डायरेक्ट कर लूं 5 3 जा 15K माइनस 3K दैट मींस 12K डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा ये आपका 1K है तो 12K डिवाइडेड बाई 4K दैट मींस 3K तो K कैंसिल होगा तो 3 हो जाएगा तो आपका 4 अपॉन मतलब ऊपर में आ गया 12 अपॉन 4 दैट मींस 3 तो इस तरह से आपने क्या किया x और मतलब x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 3 तो इस तरह से आपने क्या किया p का कोऑर्डिनेट निकाल दिया इसलिए आपका p का जो कोऑर्डिनेट होगा xy होगा जो कि आपका 7 3 है तो ये प्रोसीजर है निकाला कितना इजी है क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं था लेकिन मैंने आपको थोड़ा डिटेल कर दिया वरना इसमें क्या है कि सिंपल सी बात है कि आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द coordinate of point P which divides line segment AB line joining A and B points और उस केस में अगर आप P का फॉर्मूला मैंने P का कोऑर्डिनेट मान लिया XY अगर ये आपका फर्स्ट पोर्शन M1 पार्ट होता और ये आपका M2 पार्ट होता है तो उस केस में मैंने आपको बोला कि यहाँ पे X बराबर आपका आएगा M1 इंटू X2 प्लस M2 इंटू X1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 Y कोऑर्डिनेट विल बी M1 इंटू Y2 प्लस M2 इंटू Y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया चलिए अगर आप इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के कर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग उससे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में सॉरी 6 नंबर ये हो गया एग्जांपल 6 नंबर एग्जांपल के बाद आपका 7 आता है 7 नंबर एग्जांपल में क्या था इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A -16 एंड B 3 -8 तो कुल मिलाकर के आपका एक क्वेश्चन नंबर 7 देखना आप लोग का ये बोल रहा है कि दो पॉइंट एक A है एक B है अगर आप A और B पॉइंट को मिला देते हो A का कोऑर्डिनेट आपका -6 10 है और B का जो कोऑर्डिनेट है आपका 3 -8 है क्या है 3 -8 है ना अब यहाँ पे सवाल है कि A का कोऑर्डिनेट -6 10 है और B का कोऑर्डिनेट 3 -10 है तो कहता है ये एक लाइन सेगमेंट AB जो है इस पर एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है जिसका को मान लिया मैंने पॉइंट P एक एग्जिस्ट कर रहा है इस पे और उसका कोऑर्डिनेट जो है आपका -4 6 दिया होगा कितना दिया हुआ -4 6 दे रहा है आप देखिए बस उस फॉर्मूला का रिवर्स पूछ दिया आपसे ऐसा नहीं कि कुछ आपको नया चीज पूछ रहा है उस फॉर्मूला का रिवर्स पूछ दिया इसमें क्या क्या कि आपको ये बोल दिया है कि P मतलब P जो है इस लाइन AB पे एक पॉइंट है उसको कोऑर्डिनेट दिया हुआ तो आपसे पूछ रहा है कि वो P उस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता था जबकि आपको मैंने देखा था पीछे वाले प्रॉब्लम्स में कि आपको एक लाइन सेगमेंट दे देता था और इस पर अगर कोई पॉइंट P एग्जिस्ट करता और ये बोल दिया जाता था कि P पॉइंट्स उस लाइन सेगमेंट को 1:2 2:3 कुछ भी पॉइंट रेशियो में डिवाइड करता था और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपसे पूछता था जबकि इस क्वेश्चन में क्या है उसका रिवर्स पूछ दिया गया तो चलिए हम लोग कुछ नया चीज नहीं करेंगे सिमिलर प्रोसेस से चलिए तो देखिएगा कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं देखिए मैं आपको एक चीज बताना पसंद करूंगा जैसे कि अगर कोई पॉइंट M1:M2 में डिवाइड करता है M1:M2 में डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या होता है M1/M2 होता है ना चलिए अगर ये M1:M2 होता है तो आपको मैं कुछ और चीज इसलिए ये इस तरह से बता रहा हूं देखिएगा कभी कभी आप बच्चे में ऐसे करते होंगे जैसे ये आपका 2/3 है 2/3 है तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये तो आपका सिंपल फ्रैक्शन का प्रॉपर्टी क्या हम लोगों ने लिखा इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं तो ऐसा लिखने से फायदा कुछ मुझे होने वाले इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं तो कुल मिलाकर के अगर आप ऐसा करते हैं कि जो आपका रेशियो M1:M2 को ऐसा लिख दे तो और इस रेशियो को आप अगर के फॉर्म में मान लेते हैं और 1 को आप 1 रखे तो आपको क्या होता है कि सिंपलीफाइड पार्ट में आ जाता है मतलब K:1 में आता है जिसमें Q1 थोड़ा सा एक सिंपल टर्म लगता है और K भी आपका सिंपल टर्म लगता है तो आप ऐसा नहीं कि आपका ये करना नेसेसरी है विदाउट इसको इस तरह से किए भी कर सकते हैं और लेकिन इस तरह से करने से क्या होता है कि क्वेश्चंस इजीली बनते हैं तो आपका जो ये आपका M1:M2 और K/1 जो है तो इस चीज को मैं क्या करता हूं कि ये जो आपका M1:M2 को मैंने K/1 माना और नीचे में आपका 1 है तो इसी चीज को मैं क्या करता हूं कि ये M1:M2 को K और 1 को 1 मानकर के क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी लगता है और आपका टाइम भी बच जाएगा देखिए तो मैं दोनों मेथड से बट यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूं सबसे पहले कैसे बनाता हूं देखिएगा आप लोग मैं करूंगा क्या
लेट P divides AB M1 is to M2, that is AP upon PB is equal to M1 upon M2। मैंने क्या किया कि यहाँ पे मान लिया कि P जो है आपका AB पर लाइज कोई पॉइंट है जो क्या करता है, इस AB को AP is to PB में डिवाइड कर देता है, मान लिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर इसको M1 is to M2 में डिवाइड करता है, M1 is to M2 में डिवाइड कर देता है, ये P पॉइंट AB पे लाई करता है, तो इस केस में मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे आपका ये आपका पॉइंट X1, तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने आपको स्टैंडर्ड नोटेशन सिखाया है, क्या सिखाया कि ये जो आपका पॉइंट है ये आपका आता है X1 Y1, ये आपका पॉइंट क्या होता है XY, ये आपका पॉइंट आता है X2 Y2। तो यहां पे क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर मैं लिखूं यहाँ पे XY, तो यहां पे देखिएगा सिंपल XY इज इक्वल टू, आप लोग क्या बोल सकते हैं, आपको जो फॉर्मूला क्लियर क्या मैंने बताया, M1 X2 प्लस M2 X1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और यहाँ पे M1 Y2 प्लस M2 Y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो यहाँ पे जो है M1 X2 प्लस M2 X1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 ये आपका X कोऑर्डिनेट है, जबकि M1 Y2 प्लस M2 Y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 आपका Y कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे ये आपका X कोऑर्डिनेट है, ये आपका Y कोऑर्डिनेट है। अब हम लोग इंडिविजुअली चलते हैं, इंप्लाई दैट X का वैल्यू आपका क्या है, कंपेयर करेंगे तो -4 है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सो सेपरेट कर लेते हैं यहाँ से, -4 इज इक्वल टू X का वैल्यू है, ये आपका आ जाएगा, जो कि आपका क्या आएगा, यहाँ पे एक बार और लिखना चाहते हैं, सो यहाँ पे सेपरेटली लिख लीजिए, X इज इक्वल टू M1 X2 प्लस M2 X1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 एंड Y इज इक्वल टू M1 Y2 प्लस M2 Y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब देखिए अगर X का वैल्यू हम बात करते हैं तो X बराबर आपका कितना है, -4 इज इक्वल टू M1 X2, M1 आपका कितना है देखिएगा, M1 तो M1 ही है, इनटू X2 की बात करते हैं तो X2 आपका 3 आ गया, प्लस M2 X1, तो M2 आपको कितना देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, आप लोगों को मैंने K के फॉर्म में बताया, तो आप कहोगे कि K क्यों नहीं लिखे, तो लिख लेते हैं हम लोग K भी, क्या अच्छा रहेगा। हम लोग ने माना था M1 अपन M2, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, सो AP बराबर जो है रियल में आपका M1 का पार्ट जो आपका M1 इंटू K होना चाहिए, तो आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आपका जो PB होना चाहिए M2 K होगा, और इसको आप मान ले सर कि बर का M1 मान ले, और इसको आप छोट का बर का M2 मान ले, ठीक अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा फॉर्मूला भी हम लोग मॉडिफाई कर ले, इसी तरह से छोड़ दे, चलिए कर लेते हैं। जब हम लोग ये मानेंगे M1, ये आपका आ जाएगा M2, ये आपका आ जाएगा कैपिटल M1, M2 ये भी आपका आ जाएगा प्रॉपर। इस फॉर्मूला, इस क्वेश्चन के लिए मैंने ऐसा किया, कैपिटल M2, फिर यहाँ पे देखेंगे M1, फिर ये आपका आ जाएगा M2। अब जो है आपका, अच्छा इसमें भी करना पड़ जाएगा ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, M1 M2, फिर नीचे में भी आपका आएगा M1 प्लस M2, फिर आपका ये आएगा M1, फिर ये आपका M2, फिर नीचे में जो आपका आएगा वो आपका M1 प्लस M2 आ जाएगा। कुल मिलाकर के अगर मैं अब यहाँ पे पुट किया X बराबर M1 मेरा कितना निकला है M1 इंटू K, तो मैं इसको लिख देता हूँ M1 इंटू K, M1 प्लस M1 इंटू X2, X2 आपका कितना देखते हैं हम लोग, X2 आपका कितना है 3, प्लस M2 आपका कितना है M2 इंटू K, स्मॉल M2 इंटू K, इसको भी लिख लिया, ये आपका K है, सॉरी, प्लस इंटू X1 मेरा कितना देखना आप लोग, -6, तो -6 लिख दिया, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, M1 का वैल्यू कितना है M1 इंटू K, स्मॉल M1 इंटू K, और M2 स्मॉल M1 बराबर स्मॉल M1 प्लस इंटू K प्लस कैपिटल M2 बराबर कितना है स्मॉल M2 इंटू, यहां तक ही हो गया। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग K से छुटकारा ले रहे, इसी चीज को बढ़ाते, अगर आप कहेंगे तो Y को भी लिख ही लेते। चलिए Y बराबर मेरा Y कितना दिया हुआ आपका, Y बराबर आपका 6 दिया हुआ, विच इज इक्वल टू कैपिटल M1 इंटू Y2, तो कैपिटल M1 आपका कितना है स्मॉल M1 इंटू K, प्लस कैपिटल M2 इंटू Y1, कैपिटल M2 कितना है स्मॉल M2 इंटू K, कैपिटल M1 कितना है M1 स्मॉल M1 इंटू K। अच्छा एक चीज मैंने भूल गया, सॉरी, फिर से कैपिटल M1 कितना आपका स्मॉल M1 इंटू K, इंटू Y2 का वैल्यू मेरा कितना है -8, तो इसको भी लिख देता हूं, प्लस
कैपिटल M2 मेरा कितना है, स्मॉल m2 इंटू के इंटू स्मॉल y1 कितना है मेरा, स्मॉल y1 आपका 10 डिवाइडेड बाई कैपिटल M1 प्लस कैपिटल M2। कैपिटल M1 मेरा कितना है, स्मॉल m1 इंटू के प्लस स्मॉल m2 इंटू के। ये हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब चलिए हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड फॉर्म में था हम लोगों ने लिख लिया। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे, इसको मिटा ले। अब जो है आपका ये जो चीज हम लोगों ने लिखा है इस चीज को थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूं। दैट इंप्लाई दैट -4 इज इक्वल टू, अगर मैं ऊपर न्यूमरेटर से के कॉमन ले लिया तो मुझे क्या मिलेगा, 3m1 माइनस 6m2 इंटू के डिवाइडेड बाई आपका यहां पे क्या है, m1 प्लस m2 इंटू के, ये आपका आ जाएगा। एंड y इज इक्वल टू आपका ये आ जाएगा, अगर मैं ऊपर वाले न्यूमरेटर से k कॉमन लिया तो -8m1 और यहां पे आपको क्या आ जाएगा +10m2 ये आ जाएगी और इंटू क्या आ जाएगी डिवाइडेड बाई आपका m1, अगर यहाँ पे k कॉमन लेंगे तो m1 प्लस m2 आ जाएगी और बच क्या रहेगी k। अब यहां से देखेंगे k कैंसिल है, यहाँ पे भी आपका k कैंसिल है। दैट इंप्लाई दैट यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया -4m1 -4m2 इज इक्वल टू 3m1 और आपका -6m2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम लोग ऑब्टेन किया। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म को अरेंज कर लेते हैं। तो इसे लेफ्ट में लाया तो -7m1, फिर इसको अगर मैं राइट में कर दिया तो आपका क्या होगा 2m2, आराम से सॉरी -2m2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। फिर आपका क्या आ जाएगी m1 इज टू m2 निकालना है। तो अगर आप m1 डिवाइडेड बाय m2 कर लोगे तो आपको क्या मिल गया 2/7। तो यहाँ पे आपका m1/m2 क्या आ गया 2/7 आ गया। तो ये प्रोसीजर है क्वेश्चंस को बनाने का। तो आप लोग को क्या फाइंड करना था, एक्चुअली में तो मुझे यही फाइंड करना था m1 इज टू m2 का वैल्यू क्या होता है, तो 2:7 आ गया। अब यहाँ पे बात आती है कि हमने तो ये फर्स्ट एक्सपेंशन की यूज करके मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का यूज करके, तो इसका मतलब सेकंड पार्ट में भी ऐसा ही आना चाहिए। चलिए हम लोग ट्राई कर लेते हैं। देखिए बट आपका आंसर आ गया, आप यहीं पे ला करके छोड़ दें, आगे आपको नहीं बनना। बट मैं सेटिस्फैक्शन के लिए मैं क्या करता हूँ कि नेक्स्ट पॉइंट भी निकाल रखता हूँ। अगर मैं y का वैल्यू आपका पुट करूं तो मेरा y का वैल्यू कितना है 6 दिया हुआ, तो 6 इज इक्वल टू के कैंसिल हो गया। अच्छा यहाँ पे मैं y का वैल्यू अगर 6 रख दिया, सॉरी 6 तो रखा हुआ पहले से ही वही है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो मैं यहाँ से 6m1 प्लस 6m2 इज इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2 आ जाएगी। अब अगर मैं 8m1 को लेफ्ट में लाया तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, तो 8 प्लस 6 14m1 इज इक्वल टू ये आपका चल जाएगी उधर, तो क्या आ जाएगा 4m2। दैट इंप्लाई दैट अगर आप इसको लेफ्ट में ले आते हैं m1 और m2 को, तो m1 इज टू m2 क्या होगा 2/7, ये भी आ जाता है क्योंकि 2 to 4 2 से 7 टाइम्स में। तो कुल मिलाकर के आप देखते हैं कि या तो आप फर्स्ट पार्ट को यूज करके बना सकते हैं या सेकंड पार्ट को यूज करके बना सकते हैं। चलिए तो ये आपका फर्स्ट मेथड था जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था इस क्वेश्चन को। चलिए अगर आप लोगों ने इस मेथड से क्वेश्चन को समझ लिया तो मैं आपको बताता हूँ एक सेकंड मेथड से क्वेश्चन को बनाना। देखिएगा सेकंड मेथड क्या है। मैंने आपको जैसा कि बता दिया कि अगर मैं अच्छा ऊपर वाला भी मिटा दिया मैंने, अच्छा कोई बात नहीं, देखिएगा इसमें क्या क्या था मैंने आपको भी तुरंत बताया था कि अगर m1 इज टू m2 को मैं k मान लूं और आपका कैपिटल M1 मतलब m1 इज टू m2 को अगर मैं k मान लिया और k को m1 के फॉर्म में कैपिटल M1 के जैसा ट्रीट किया और 1 को मैं m2 की तरह ट्रीट किया, तो आपका कैपिटल M2 बराबर अगर आपका 1 क्या आ जाएगी इस केस में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका ये क्वेश्चन नंबर कितना था 7 नंबर था ना, चलिए 7 नंबर था, तो मैंने 7 नंबर में क्या बोला कि आपका दिया हुआ था कि आपका पॉइंट जो है आपका, फिर से मैं उसी क्वेश्चन को डील कर रहा हूं, -4 6 है और सेकंड पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट जो आपका सॉरी -16 है, ये आपका -16 है और आपका पहला इसको मैंने a माना और b का जो आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ 3 - 8 दिया हुआ, तो मैं इस b मान करके इसको मैं 3 - 8 लिख दिया और यहाँ पे बोल दिया कि अगर कोई पॉइंट p एग्जिस्ट करता है और इस केस में मैं मान लिया कि इसका कोऑर्डिनेट आपको बुक में दिया हुआ है -4 6 दिया हुआ है और आपको बोला मैं कि पहला को आप x1 y1 माने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के लिए और इसको आप x2 y2 माने, क्योंकि मैंने जो फॉर्मूला आपको डिस्क्राइब किया वो इसी फॉर्म में डिस्क्राइब किया x y। अब मैं क्या करता हूं कि मान लिया जैसा कि बुक में दिया हुआ कि हम लोग ऐसा करेंगे कि AP/P, मैंने आपको क्या बोला कि अगर m1/m2 है तो आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं m1/m2 डिवाइडेड बाय 1 और इस ऊपर वाले पार्ट को आप क्या करें, अगर मैं कैपिटल M1 मान लिया और नीचे वाले पार्ट को कैपिटल M2 मान लिया, तो ये क्या करेगी हम लोग को सुविधा देगी आराम से वैल्यू निकालने के लिए। या आप ऐसा करें m1 इज टू m2 आ गया,
या आप ऐसा करें कि आपका ये तो कांस्टेंट है, इसे क्यों आप m1 m2 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पसंद करते हैं? सिंपल सी बात है, इसी को आप क्या करो k मान लो और नीचे में आपको 1 कर लो, तो आपको सिंपल सी बात आ जाएगी और आराम से यहाँ पे भी फाइंड कर सकते हो। आप इसको कैपिटल M1 की तरह ट्रीट करें, इसको आप कैपिटल M2 की तरह ट्रीट करें, या इसको आप यहाँ पे ट्रीट करें, ये आपका सेकंड पार्ट मतलब x आपका ये कैपिटल M1 हो जाएगा, आप कैपिटल M2 हो जाएगा। चलिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर इसको प्रूफ सॉल्व करें तो यहाँ से उसी तरह से अपना लैंग्वेज लिख लिया, तो यहाँ से क्लियर है। सो M1 बराबर मेरा क्या हो जाएगा, M1 बराबर मेरा क्या हो जाएगा, ये आपका जो k है ना k आ जाएगा, और M2 बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और अगर आप सबसे पहले करते हैं, मान लीजिए सुविधा जो हम लोगों को होगी वो k से रिलेटेड है, क्योंकि मुझे k निकालना है, 1 तो मेरा कांस्टेंट आ गया, तो क्यों नहीं मैं ऐसा करूं कि k के लिए ही हम कोऑर्डिनेट करें निकाले और M2 के लिए हम लोग छोड़ दें। चलिए, तो ये जो मेरा k आया, फिर यहाँ पे भी आप सवाल उठाओगे कि यहाँ पर तो इसका भी तो कोई ना कोई फैक्टर होना चाहिए, तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर k m ले लेता हूँ और यहाँ पे 1 m मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली आपका जो कैपिटल M1 होगा, ये कैपिटल M1 तो k होगा नहीं, इसका क्या होगा कॉमन, मतलब इसमें जो दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो आपका यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, तो उसको मैंने m मान लिया। ठीक, तो चलिए, तो अब मैं क्या करता हूँ कि M1 बराबर क्या है और M2 बराबर क्या हो गया 1 m। अगर आप यहाँ पर स्मॉल m नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, कहिए क्यों? क्योंकि इस दोनों का अगर आप HCF निकालोगे, यहाँ पे k है और इसका क्या है 1 है, तो अगर दोनों का आप HCF निकालोगे तो दोनों में कॉमन फैक्टर आपका वहां पर तो आपका फ्रैक्शन टाइप का है, अगर आप HCF निकालोगे नहीं भी ले सकते हो। चलिए नाउ अगर आप यहां पे अब चलेंगे पहला x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तो इसके लिए क्या पढ़ा है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब इस फॉर्मूला को मैंने जो यूज किया है यहाँ पे कैपिटल M1 है कैपिटल M2 है, दैट इंप्लाइज दैट x का कोऑर्डिनेट आपका कितना -4 इज इक्वल टू कैपिटल M1 मैंने कितना k into m प्लस यहाँ पे क्या है k into m into x2 का कोऑर्डिनेट कितना आपका देखिएगा 3 प्लस m2 into x1, m2 मेरा कितना 1m इनटू x1 आपका कितना है -6 डिवाइडेड बाय कैपिटल M1 प्लस कैपिटल M1 प्लस कैपिटल M2, तो ये आपका क्या है km प्लस 1 है, यानी कि दैट इंप्लाइज दैट यहाँ से -4 इज इक्वल टू मुझे क्या मिला, ऊपर में आपका k कॉमन आ रही है, आपको क्या मिल जाएगा 3m -6m और k नहीं कॉमन आ रही है, m कॉमन आ रही है, तो यहाँ पे बच रहा है क्या आपका 3k -6 इंटू m डिवाइडेड बाई आपका डिनोमिनेटर में भी यही कॉमन आ रही है, तो बच क्या रही है k प्लस 1 इंटू m मेरा कैंसिल हुआ, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -4 इज इक्वल टू 3k -6, और आप यहां से अगर इधर कर लोगे दैट इंप्लाइज दैट -7k इज इक्वल टू क्या होगा -2, सो k बराबर 2/7। अब आगे की हम लोग को फैक्टर यूज ही नहीं करना, आराम से हम लोगों ने क्या किया k का वैल्यू फाइंड कर दिया, तो k एक्चुअल में भी मेरा क्या है मुझे तो यहां पे निकालना, सो इसके बाद आपको ऊपर लिख लेंगे रिक्वायर्ड रेशियो बी 2:7 डिवाइडेड बाय 1, दैट विल बी क्या होगा 2/7। तो ये जो हो गया मेरा रिक्वायर्ड रेशियो होगा, जो क्या करेगा पी के द्वारा डिवाइड करेगा, तो ये आपका जो होगा सेकेंड मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीकों से। इस दो मेथड से आप में किसी का भी यूज कर सकते हैं एग्जाम में, तो ज्यादा करके बच्चे पहला मेथड को यूज करते हैं क्योंकि वो फॉर्मूला पे परफेक्टली आपका फिट कर जाता है ना, m1 into x2 प्लस m2 into x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 वाले का। चलिए, तो आपका क्या हुआ, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 3 जो है मतलब क्वेश्चन नंबर 3 मतलब एग्जांपल नंबर 8 हम लोग चलेंगे। देखना एग्जांपल नंबर 8 की तरफ। एग्जांपल नंबर 8 बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्रांसैक्शन। देखिएगा ट्रांसैक्शन का मतलब होता है जो उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं पहले ही कि ट्रांसैक्शन के केस में उस लाइन पे अगर एटलीस्ट मतलब उस लाइन पे अगर वहां पे 2 पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तब तक वहां पे ट्रांसैक्ट वो नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी चीज को 3 इक्वल पार्ट में तोड़ने का मतलब आप उसको 2 बार तोड़ रहा बीच से। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई लाइन ले लिया यहाँ पे ये भी सीधा ही लीजिए, मैं मान लिया कि कोई लाइन आपका ये भी है, ठीक। अब इसको मैं 3 ट्रांसैक्ट करता हूं, इसका मतलब उस लाइन सेगमेंट में मुझे एटलीस्ट 2 पॉइंट लेना है। अब देखिए एटलीस्ट कर रहा हूं मतलब सीधा सीधा समझे ना, 2 एग्जैक्ट पॉइंट लेना है। अब यहाँ पे सवाल में कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्रांसैक्शन
दैट इज पॉइंट डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे बोल भी दिया अब द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो सबसे पहले मैंने इसको ए भी मान लिया और मान लिया कि पहला पॉइंट पी है, दूसरा पॉइंट क्यू है, जो क्या करता है इस लाइन को ट्राइसेक्ट करता है। और उस केस में आप जानते हैं ट्राइसेक्ट करने का मतलब एपी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू। ये तीनों का तीनों क्या होना चाहिए, सेम लेंथ में होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि पी जो है इस होल लाइन ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ये आपका 1 पार्ट है, ये आपका 1 पार्ट है, ये आपका 1 मतलब क्या, ये जो पार्ट है ना अगर आप इसको के मानोगे, मतलब इसकी लेंथ अगर आप के मानोगे तो ऑटोमेटिक ये आपका क्या आएगा, ये भी के, ये भी के। और आप जानते हैं कि जैसा कि क्वेश्चन में जो पॉइंट दिया हुआ मैं इसको पहले लिख लेता हूं, कह रहा है द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2 -2 एंड -7 4। तो आप इसको लिख लेंगे 2 - 2 और सेकंड पॉइंट जो आपका -7 4 दिया हुआ। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आपका ये कोऑर्डिनेट ए का 2 - 2 दिया हुआ, बी का कोऑर्डिनेट -7 4 दिया हुआ और आपसे पूछता है कि ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाले। तो यहाँ पे क्या है कि क्लियर है ना कि इस पी और क्यू 2 पॉइंट रहेगा तभी इसको ट्राइसेक्ट करेगा। अब यहाँ पे 2 पॉइंट रहेगा तो ट्राइसेक्ट करेगा। तो सबसे पहले अगर मुझे पी का कोऑर्डिनेट निकालना है तो मुझे ये तो जानना पड़ेगा ना कि पी किस रेशियो में उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करती है। तो जैसा कि क्वेश्चन में है कि ये तीनों इक्वल पार्ट्स में है, मतलब तीनों का लेंथ सेम है, तो यहां से बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्लियरली एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू के अपॉन 2k। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ की लेंथ अगर मैं के लेता हूं तो यहाँ पे पी डिवाइड करता हूं तो एपी और पीबी आएगा, तो एपी और पीबी आएगा तो एपी का लेंथ क्या है, तो यहाँ पे के प्लस के, ये 2 क्या होगा, के अगर मेरा कैंसिल आता तो ये आपका क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। चलिए अगर आप लोगों ने इसको 1/2 मान लिया तो यही तो मेरा क्या होगा कैपिटल M1 अपॉन कैपिटल M2 बनेगा। मैं कैपिटल M1 M2 इसलिए मानता हूं कि इसका कुछ फायदा मैं बाद में उठाने वाला हूं। वैसे आप नहीं भी मान सकते, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ज्यादा करके बच्चे करने का मतलब इस लेवल में टीचर को नहीं लिखते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूं कि आप डायरेक्ट इसको आप M1 अपॉन M2 भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको पहला क्वेश्चन में बता दें कि उसका परफेक्ट वे क्या है, उसका मीनिंग क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। तो आप एपी अपॉन पीबी इक्वल टू M1 = M2 1/2 ले लेंगे ना। अब यहाँ पे क्या है कि मुझे क्या निकालना है, पी का कोऑर्डिनेट। तो पी का कोऑर्डिनेट जो भी होगा, मान लिया कि मैं XY होगा, तो ये जो होगा आपका क्या होगा, पहला आपका M1 × X2, तो लिख ले फॉर्मूला M1 X2 प्लस M2 X1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और दूसरा जो होगा आपका M1 Y2 प्लस M2 Y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 होगा। अगर आप इस चीज को समझते हैं तो आपका तो में इस चीज कुछ है ही नहीं। चलिए M1 को आप क्या लिख सकते हो, चलिए आपको ज्यादा कहने का मतलब कहेंगे कि नहीं मैं 1 नहीं लिखूंगा, तो आप क्या करोगे ज्यादा M1 को लिख सकते हो 1M। मान लीजिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइड करके लिखिए, चलिए यहाँ से कर सकते हैं M1 = क्या होगा 1M और M2 = क्या होगा 2M, जहां पे M क्या है इसका कॉमन फैक्टर है। चलिए तो यहाँ पे लिख सकते हो 1M × M2 × X1 मेरा क्या होगा, M2 मेरा क्या है देखते हैं हम लोग, M2 का वैल्यू कितना है 2M। अच्छा M1 × X2 का वैल्यू क्या है, इस चीज को मैंने यहाँ पर इसको मैं X1 Y1 कह दूं और इसको मैं क्या कहूंगा X2 Y2। अब देखिए आपका यहाँ पे M1 × X2, M1 मेरा है X2 कितना -7 प्लस M2 × X1, M2 मेरा कितना देखना 2M × X1 मेरा कितना देखते हैं हम लोग, X1 का वैल्यू देखते हैं तो कितना है 2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, तो M1 का वैल्यू कितना है, M1 का वैल्यू मेरा 1M प्लस M2 का वैल्यू मेरा कितना है 2M। ये आगे फिर हम लोग M1 × Y2, M1 मेरा कितना है, M1 जो है आपका कितना ध्यान से देखेंगे 1M × Y2 की अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालो तो Y2 कितना है 4 प्लस M2 × Y1, M2 मेरा कितना देखना है 2M × Y1 जो मेरा है वो कितना है -2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो यहाँ पे स्मॉल 1M प्लस स्मॉल 2M आ जाएगी, इस तरह से आएगी। अगर मैं इसे कैलकुलेट किया 2 × 4M -7 -3M हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -3M डिवाइडेड बाई आपका 3M आ जाएगी। और उस केस में इसको अगर मैं कैलकुलेट किया तो यहाँ पे क्या देगा -4 प्लस 4 आपका 0M आ जाएगा। तो ऊपर में 0 तो नीचे में रहने से कोई फायदा नहीं है कुछ भी टर्म से, तो यहाँ पे MM कैंसिल हो जाएगी, आपका कोऑर्डिनेट क्या देगा -10। मतलब ये होगा कि आपका इस लाइन सेगमेंट को जो ट्राइसेक्ट करेगी उसमें से आपका जो पहला पार्ट होगा, मतलब ओरिजिन वाले पॉइंट के साइड में, मतलब ओरिजिन वाले के साइड ही ना हो गया, ओरिजिन वाले साइड के पॉइंट जो होगा, ओरिजिन इसको मत मानना, ओरिजिन का मतलब जहां से स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग वाले पॉइंट से
या इनिशियल पॉइंट के जस्ट साइड वाले जो पॉइंट होगा वो उसका क्वाड्रेंट -10 होगा। अब इनिशियल वाले पॉइंट उसके बाद हम करेंगे जो आपका टर्मिनल पॉइंट है, जो कि बी आपका टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट के साइड वाले मतलब टर्मिनल पॉइंट के बगल में जो पॉइंट है उसका मैं कोऑर्डिनेट निकालता हूं। देखिए तो इस केस में मैं फिर सिमिलर आगे बढ़ता हूं। देखिएगा आप लोग यहां से इसको मिटा देते हैं और मैं मान लेता हूं कि इस पॉइंट को अगर मैंने XY माना तो इसको मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं इसको मान लिया x3y3। क्या मान लिया? Q का कोऑर्डिनेट में x3y3, तो यहाँ पे x3y3 बराबर ये फॉर्मूला होगा और यहाँ पे क्या होगा कि ये जो लाइन होगी आपका AQ/QB हो जाएगी और यहाँ पे क्या है कि आपका 2k डिवाइडेड बाय 1 क्या आ जाएगा, फाइनली आपका ये आ जाएगा 2/1, क्योंकि आपका AQ का लेंथ क्या है 2k और आपका QB का लेंथ 1k, तो k कैंसिल 2/1 और यहाँ पे अगर आप m1 की वैल्यू निकालेंगे तो आराम से 2 into स्मॉल m और इसको आप 1 into स्मॉल m बोल सकते हैं। चलिए अगर आपने यहां तक कर लिया तो देखिएगा ध्यान से m1 into x2 सारे टर्म से ही चीजें, तो m1 का आपका वैल्यू क्या होगा इन सेकंड केस अगर आप कंसीडर करते हो तो m1 बराबर आपको क्या आ जाएगा 2 into m into x2 का अगर वैल्यू लेते हैं तो x2 बराबर आपका क्या आ गया -7 प्लस m2 का अगर आप वैल्यू करते हैं तो m2 बराबर आपका कितना है 1m into x1 का देखिएगा वैल्यू आपका कितना है 2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मतलब क्या हो गया 2m प्लस 1m। फिर आपका मैं जो सेकंड पार्ट चलता हूं m1 into y2, तो m1 मेरा कितना है 2m into y2 की बात करते हैं तो y2 मेरा कितना है 4 प्लस m2 into y1, तो m2 मेरा कितना है 1m into y1 मेरा कितना देखते हैं, y1 मेरा कितना देखिएगा y1 जो है आपका कितना है -2, तो -2 हमने लिख दिया डिवाइडेड बाई आपका क्या आ गया देखिएगा m2 मैंने लिखा और y1 भी लिख दिया। अब इसके बाद डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो m1 मेरा कितना है 2m और m2 मेरा कितना है 1m, तो 2m प्लस 1m ये आ गया। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे कर सकते हो कितना आपका -14 प्लस 2 क्या हो गया -12m अब डिवाइडेड बाई 3m, तो -12 डिवाइडेड बाई 3m मींस दैट कितना -4m और उसके बाद सेकंड पार्ट जो आपका 4 दूनी 8 है यहाँ पे -2 दैट मींस कितना है 6m डिवाइडेड बाई 3m दैट मींस 2। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि टर्मिनल पॉइंट के बगल वाले जो पॉइंट्स है उसका मैंने जो कि उस लाइन सेगमेंट को ट्रांसेक्ट करने में मदद करती है वो आपको कोऑर्डिनेट निकाल के, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। देखिए एग्जामिनेशन के लिए मैं समझता हूं कि क्वेश्चन है उतने डिफिकल्ट नहीं, बच्चे बस इस केस में फंस जाते हैं कि जब वो ट्रांसेक्ट बोलता है तो वो वहां पे डाउट में चल जाता है। ट्रांसेक्ट मींस दैट क्या, यहाँ पे तो वो तो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट समझता है तो वो समझता है कि मुझे तो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना, बट वहां पे ट्रांसेक्ट का मतलब होता है कि आप जानते हैं ट्रांसेक्ट तभी होगा जब वो उस पॉइंट पे 2 पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। 2 पॉइंट एग्जिस्ट मैंने करवाया सबसे पहले और दोनों पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है और ये चीज सोचना पड़ेगा आपको। इसमें जो आपका टर्मिनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट के बगल में जो पॉइंट होगा वो आपको 1:2 में डिवाइड करेगा, जबकि आपका टर्मिनल पॉइंट के बगल वाला जो पॉइंट होगा वो आपको 2:1 में डिवाइड करेगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर आपका ये एक जो था एग्जाम्पल का उसका डिस्कशन कर लिया। अब मैं कहता हूं उस एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 आप लोगों से क्या क्वेश्चन राइज करता है। एग्जाम्पल नंबर 9 आपसे क्या पूछ रहा है, देखिएगा 9 नंबर में बोल रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, एकदम बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, जल्दबाजी आप लोग मत करिए। फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस, y एक्सिस कुछ इस तरह से रहता है ना। देखिए फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5 -6 एंड -1 एंड -4। तो डेफिनेटली रूप से आपका कुछ इस तरह से लाइन होगा। मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट को मेंशन नहीं करता, बस जस्ट लाइक रफ फिगर स्केच कर रहा हूं। अब ये सवाल है कि बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच y axis divides the line segment joining the point 5 -6 and -1 -4। तो अगर मैं इस पॉइंट का मान लिया 5 -6 है और इसको अगर मैं -1 -4 ले लिया, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, आप लोग ये नहीं समझना कि एग्जैक्ट फिगर है, रफ स्केच हम लोग लिखते हैं। अगर एग्जैक्ट फिगर बनाओगे तो टाइम भी वेस्ट होगा और क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इसे y डैश इसको मैं y एक्सिस की तरह ट्रीट किया, y एक्सिस की तरह तो सवाल में देखिए क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस एक क्लू है, वो क्लू को समझ गए तो फिर क्वेश्चन क्लियर। ठीक है, देखिए अब बोल रहा है कि अगर मैं इस लाइन सेगमेंट को ए बी मान लिया, आ रहा हूं भाई, तो ये जो आपका क्वेश्चन आ गया, ये आपका अगर लाइन सेगमेंट ए बी हो गया तो इस क्वेश्चन में एक छोटा सा क्लू है, अगर उस क्लू को समझ जाएंगे तो फिर क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखिए
अब ये बोल रहा है कि ये वाई एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। चलिए मैं मान लेता हूं 1 मिनट के लिए ये जो लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट जो है आपका M1:M2 में डिवाइड कर दिया। किस रेशियो में डिवाइड कर दिया? M1:M2 में डिवाइड कर दिया। वो तो बात की बात है कि इस लाइन सेगमेंट की बात अलग है, बट यहाँ पर वास्तव में ये पॉइंट डिवाइड करता है जो यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पे ये जो P पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट AB और Y एक्सिस दोनों का कॉमन पॉइंट है ना। ये Y एक्सिस और इस लाइन सेगमेंट AB दोनों का कॉमन पॉइंट है। अगर ये आपको Y एक्सिस और इस लाइन सेगमेंट दोनों का कॉमन पॉइंट है तो आप इस क्वेश्चन से क्लियर मतलब यहां से समझ सकते हैं कि आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर कोई पॉइंट Y एक्सिस पे लाई करता है तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपका एक तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट जो होगा वो डिपेंड करता है कि वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पे फ्रॉम ऑरिजिन है। अगर मैं मान लिया कि अगर वो डिस्टेंस आपका y है तो मैं बोल देता हूं कि 0y कोऑर्डिनेट होता, मतलब यहां पे ये होगा क्लियरली कि आपका जो पहला पॉइंट होगा वो आपका 0 होना ही होना है हर हाल में। तो इसलिए मैं इस पॉइंट को बोला कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लू है जो कि यही है। अगर आप यहां पे ये चीज समझ जाते हैं कि अगर कोई y एक्सिस किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करती है तो डेफिनेटली रूप से जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट y एक्सिस एंड उस लाइन सेगमेंट दोनों का कॉमन होगा। अगर उस दोनों का कॉमन होगा इस केस में मैं बोल सकता हूं कि x क्वाड्रेंट भी ऑलवेज 0, ठीक, जो कि मैंने आपको पिछले के लेक्चर में मैंने आपको डिस्कशन किया था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि P का कोऑर्डिनेट डेफिनेटली रूप से 0 और y के फॉर्म में होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अब सिंस, अब यहाँ पे चाहिए तो लिख सकते हैं लेट P be the common point of AB एंड y एक्सिस। ये जो है ना AB और y एक्सिस का क्या है? कॉमन पॉइंट है, ठीक, विच डिवाइड्स AB M1:M2, जो क्या करता है कि इस AB को M1:M2 में डिवाइड करता है ना। अब हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। तो आगे कैसे बढ़ेंगे वो देखना आप लोग। अगर ये M1:M2 में डिवाइड करता है तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि x कोऑर्डिनेट की बात करते हैं ना, तो यहां पे कह सकते हैं व्हिच डिवाइड्स M1:M2 एंड P का जो कोऑर्डिनेट होगा आपका वो क्या होगा? 0 और y के फॉर्म में होगा। जस्ट लाइक मैंने मान लिया कि y कोई कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट के फॉर्म में है, ठीक, इस फॉर्म में होगा। तो इसको हम लोग यहां कह सकते हैं ना ये जो पॉइंट है इसको मैं किस तरह से ट्रीट करूंगा? x1 y1 और इसका जो कोऑर्डिनेट है b वो आपका क्या होगा? x2 y1। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं पार्टिकुलरली जो मुझे निकालना है वो क्या निकालना है? आपका जो सवाल में पूछ रहा है वो पूछ रहा है फाइंड द रेशियो, मतलब आपसे पूछ रहा है कि ये M1 और M2 का क्या वैल्यू होगा। जैसा कि क्वेश्चन से स्पष्ट है कि अगर मैं इस 0, ये तो आप y कोऑर्डिनेट के बारे में जानते नहीं है, तो y कोऑर्डिनेट के बारे में जब जानते नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे M1:M2 निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? डेफिनेटली रूप से कोशिश करेंगे कि मैं 0 का हेल्प लूं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपका जो ये आपका 0 वाला पार्ट है ये आपका क्या है? x का पार्ट है। तो इस 0 इंटू y को अगर मैं इस तरह से मान लिया x और y, तो यहाँ पे बोल सकते हो x बारे में कि x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपका क्या होगा? M1:x2 प्लस M2:x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, दैट इंप्लाइज दैट x का वैल्यू कितना है? 0 और M1 का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा? अगर आप M1 की बात करते हैं तो M1:M2 जो है आपका M1:M2 आ जाएगा। तो M1:x2 का वैल्यू आपका कितना देखते हैं हम लोग? x2 का वैल्यू देखिए थे -1 प्लस M2 की अगर मैं बात किया तो आपका M2 आ जाएगा इनटू x1 की अगर मैं बात किया तो x1 आपका कितना 5 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, तो M1 प्लस M2। अगर ये पूरा एक टर्म जो है आपका 0 के बराबर, इसका मतलब इसका न्यूमरेटर डेफिनेटली 0 होगा। तो यहां से बोल सकते हो 5 into M2 minus M1 is equal to 0। सो आपका जो ये आपका राइट जाएगा तो M1 डिवाइडेड बाय M2 जो होगा वो क्या आ जाएगा आपका 5/1 आ जाएगा। तो इस तरह से मैं बता सकता हूं कि ये जो आपका पार्ट है आपका इस क्वेश्चन में पूछ रहा था, हाँ, तो किस रेशियो
में डिवाइड करता तो आप आराम से बता सकते हो कि 5:1 में डिवाइड करता है। अब इस क्वेश्चन में ये भी पूछ रहा है एल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये पूछ रहा है आपसे कि यह भी बताए कि आपका इस पॉइंट का इंटरसेक्शन क्या होगी। जैसा कि क्वेश्चन से पता है कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट मालूम है, आपको यहाँ पे क्या निकलना वाई कोऑर्डिनेट। तो देखिएगा ध्यान से वाई कोऑर्डिनेट बराबर क्या होता है, m1:m2 हमने पहले निकाल दिया, इसको मिटा रहे। अब देखिए इसको भी मिटा लेते एंड y बराबर मेरा क्या होता है, आपको मैंने क्या पढ़ाया था, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इस प्रॉपर क्वेश्चन के लिए, मतलब इस पैटर्न के क्वेश्चन के लिए आप m1:5 और m2 बराबर 1 पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये आपका स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मत ही यूज करें, हमेशा से आप स्टैंडर्ड यूज करें। देखिए अगर आप इस दोनों टर्म में m2 से डिवाइड कर दे तो आपका m1 डिवाइडेड बाय m2 हो जाएगा इंटू y2 प्लस आपका ये 1 आ जाएगा और यहाँ पे y1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर क्या होगा m1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस 1। मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर में भी m2 से डिवाइड कर दिया, नीचे में भी m2 से डिवाइड कर दिया, तो आपका ये 1 हो जाएगा, ये आपका m1:m2 और यहाँ पे m1:m2 प्लस 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे सवाल आता है कि m1:m2 का जो वैल्यू मैंने निकाला वो 5 निकाला इंटू y2 का मेरा वैल्यू कितना वो भी देख लेते हो। y2 का वैल्यू मेरा कितना है x2y1 है, x2y2 ना होगा -4 है तो मैं -4 रख दिया प्लस आपका y1 का वैल्यू कितना है वो देख लेते हो, y1 का वैल्यू -6 है, इसे भी रख देता हूं डिवाइडेड बाय आपका ये m1/m2 प्लस 1, m1/m2 कितना आपका 5 प्लस 1 आपका 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 20 और -6 26 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 6, या कितना -13.3। सो आपका यहाँ पे कर सकते हैं, इसको मिटा दे तो यहाँ पे आपका इसकी काम खत्म है, इसका आपको y का वैल्यू कितना है -13.3। सो आपका कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ p जो होगा वो आपका आएगा 0 और y, और आपका पहला पॉइंट है 0 और y का वैल्यू आपका कितना है -13.3। तो ये जो हो गया आपका ये इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। तो आप इस तरह से इसका इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो इस तरह से हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 9 को भी क्लियर कर लिया। अगर आप लोगों ने एग्जांपल नंबर 9 को क्लियर कर लिया तो हम लोग चलते हैं एग्जांपल नंबर 10 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एग्जांपल नंबर 10 में क्या हम लोगों से पूछा जा रहा है। एग्जांपल नंबर 10 में जो मेरा सवाल है देखना है वो कह रहा है इफ द पॉइंट 6, 1, 8, 2, 9, 4 एंड P3 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं पहले 10 नंबर में। ये सवाल कर रहा है कि अगर आपका ABCD किसी पैरेललोग्राम का वर्टेक्स, तो मैं एक पैरेललोग्राम को फॉर्म कर लेता हूं। मान लिया ये मेरा पैरेललोग्राम है, मैंने मान लिया ये क्या है मेरा पैरेललोग्राम है, इसका नेमिंग मैं कर लिया ABCD। अब इस सवाल में है कि अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है, A का कोऑर्डिनेट बोल रहा है 6, 1, B का कोऑर्डिनेट आपका 8, 2, C का कोऑर्डिनेट आपको बता रहा है 9, 4 और D का कोऑर्डिनेट जो है आपका P3। ठीक, आपसे पूछ रहा है आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब ये सारे पॉइंट ABCD जो है ये पैरेललोग्राम का वर्टेक्स है। अब ये पूछ रहा है टेकन इन ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो इसमें ये पूछ रहा है कि अगर इसको ऑर्डर में दिया गया है तो आपसे पूछ रहा है कि इस P का कोऑर्डिनेट बताओ। इसको मिला दिया गया है, सॉरी थोड़ा सा, और इसमें ये P पॉइंट दे दिया और कहता है इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। ये ना पूछ रहा है। चलिए तो हम लोग को इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है कि P का कोऑर्डिनेट क्या है। चलिए तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग आराम से बना लोगे। चलिए मैं एक थोड़ा सा डिस्कशन करना पसंद करूंगा आप लोगों से, फिर से देखिएगा कि इफ, इसके लिए नहीं है, मैं अलग से आपको बता रहा हूं, एक्स्ट्रा में आपको लिख लेंगे डब्बा बना करके, आप लिख ले एक्स्ट्रा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में बहुत काम करती है डायरेक्ट बनाने के लिए। अगर कोई लाइन सेगमेंट आपका AB है और इस AB का एक पॉइंट मान लिया मेरा P है जो इसका मिड पॉइंट है, क्या है मिड पॉइंट है, तो डेफिनेटली उससे दोनों लेंथ सेम होगा। अगर दोनों लेंथ सेम होगा तो आप इस केस में बोल दोगे ना कि AP:PB इक्वल टू क्या होगा 1/1 होगा, मतलब 1:1 में डिवाइड हो रहा है। ठीक, तो यहां से क्लियर है कि m1 बराबर 1 और m2 बराबर 1 होगा। हम लोग फॉर कन्वीनियंस लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मुझे P का कोऑर्डिनेट पूछेगा तो ये मेरा तो पहला अगर मैं मान लिया कि x1 y1 है, दूसरा अगर आपका x2 y2 आता है, ठीक, तो अगर आपसे पूछेगा कि इस P का कोऑर्डिनेट बताओ जो कि xy होता है, तो आप x बराबर m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कहने से नहीं चूकोगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा। तो देखिए m1 का वैल्यू आपका क्या है 1, तो 1 रखेंगे और x2 का x2 आ गया तो x2 इंटू 1 प्लस यहाँ पे x1/2 m1 प्लस m2 क्या होगा 1 + 1 दैट मींस 2। तो क्लियरली आप यहां से क्या ऑब्टेन किए
कि आपका अगर आपका पी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट ए बी का आपका मिड पॉइंट है तो आप और ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो उस केस में अगर आप चाहे तो p का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। अगर p का कोऑर्डिनेट xy है तो x बराबर आपका x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय y, और सिमिलरली आपका y बराबर भी आपका आ जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, m1 into y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो आप ऑब्टेन करोगे कि y बराबर जो मिलेगा आपको y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 मिल जाएगी। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि किसी भी लाइन सेगमेंट AB को जहां A का कोऑर्डिनेट अगर आपका x1 y1 होता है और B कोऑर्डिनेट जो है आपका x2 y2 होता है, और अगर उसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछे तो आप आराम से क्या करोगे, उसके x कोऑर्डिनेट का एवरेज निकाल दोगे और y कोऑर्डिनेट का एवरेज निकाल दोगे। मतलब x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 x कोऑर्डिनेट हो जाएगी उसके मिड पॉइंट का, और y कोऑर्डिनेट जो होगा आपका y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 उसके y उस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आप बोल सकते हो कि अगर मैं p को मान लिया कि आपका इसका कोऑर्डिनेट आपका xy है, मैंने मान लिया आपका p का कोऑर्डिनेट xy है, तो आप p के बारे में क्या बोल सकते हो, तो यहां पे कह सकते हो सिंस वी नो दैट diagonals of the parallelogram bisect each other। एक दूसरे को क्या करता वो बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब ये होता ना कि ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर, ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर। अगर ये होता है तो इसका दूसरा मीनिंग ये भी हो सकता है कि 1:1 में, दैट मींस डेफिनेटली रूप से P जो है आपका AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है, साथ ही साथ कॉमन भी है। तो यहां पे कह सकते हैं क्लियरली P इज द कॉमन मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। तो यहां पे बोल सकते हो कि आपका इस, अच्छा ये P नहीं है, को पॉइंट है आपका वो, इसी यहां पे इस P का वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में, मैंने ध्यान दिया। आपको बोल दिया कि A का कोऑर्डिनेट, B का कोऑर्डिनेट, C का कोऑर्डिनेट, D का कोऑर्डिनेट आपका देगा P3, और आपका ये मैंने मान लिया कि ओरिजिन आपका O है, x माइनस इसका मान लिया कोऑर्डिनेट, और आपसे पूछ रहा है कि आपका इस P का कोऑर्डिनेट क्या है, ये पूछ रहा है। तो क्लियरली P इज द, P नहीं यहां पर आपने O लिखा है जिसको O मान लेंगे, O इज द कॉमन मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। तो AC और BD का क्या है, ये जो आपका O है आपका कॉमन मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये BD का भी मिड पॉइंट होगा, AC का भी मिड पॉइंट होगा। अगर आप मानते हैं सो आप यहां पे कर सकते हैं, अगर मैं इसको माना पहले AC का मिड पॉइंट, अगर मैं इसे माना AC का मिड पॉइंट, तो और इसको आप x1 y1, इसको आप अगर x2 y2 की तरह ट्रीट करते हैं तो उस केस में क्या बोलोगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, जो कि मेरा कोऑर्डिनेट ऑफ O है, इज इक्वल टू x1, अगर मैं इसको x1 y1 माना, इसको मैं x2 y2 माना, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो मुझे मिला ये दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेम होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट तो एक ही है, AC का भी मिड पॉइंट आपका वही है और BD का भी मिड पॉइंट वही है। तो इसके साथ क्या बोलोगे, सो P प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 6 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, सो P बराबर मैंने क्या आ गया 915 में से आते हैं तो क्या मिल गया 7, तो आपका P का वैल्यू क्या आ गया 7 मिल गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे P का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो है ना प्रोसीजर है इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने में, कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा चुका, बच्चे का दिमाग थोड़ा यहाँ पे घूम जाता है, जब क्वेश्चंस को देखता है तो सोचता है पैरेललोग्राम देखो कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा नहीं लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला, बट यहाँ पे एक्चुअली में सिंपल सी एक बात है, इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे कि आपका जो मिड पॉइंट होती है ना इसके डायगोनल्स के दोनों के लिए आपका कॉमन होती है, और इसलिए मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट वाले जो फॉर्मूला मैंने बताया था उसका यूज करके आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो आपका एग्जांपल नंबर 10 नंबर क्वेश्चन चाहिए। तो आपका ये एक्सरसाइज का मतलब इसका आपका थ्योरेटिकल पोर्शन और आपका एग्जांपल्स का जितने भी प्रॉब्लम्स थे मैंने उसको कवर कर दिए। अब जो है आपका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपके एक्सरसाइज का,
कि आपके एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चंस डाले गए, तो मैं आपको बताता हूँ जितने मॉडल जितने टाइप्स के आपको मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया, सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम्स जो है आपको एक्सरसाइज में भी डिस्कशन किया गया है। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, मतलब फुल्ली आप अगर एग्जांपल समझ गए तो एक्सरसाइज को खुद ब खुद भी बना सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि जैसे कि मैं आपको अगर बता देता हूँ एग्जांपल सेपरेट वीडियो में, तो आप कोशिश करें एक्सरसाइज को खुद से करने से। इससे क्या होगा कि अगर आप उसको उस पर आपको सोचने का टाइम मिलेगा, तो क्वेश्चन के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। और खुद से अगर स्टार्ट करोगे ना बनाने में, तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में आएगी, और जो भी आएगी चाहे पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, ऐसा कुछ भी आए, गलत हो जाए सही है, लेकिन आएगी तो जरूर। सोचने की तो आपकी कैपेसिटी में इंप्रूवमेंट होगी। तो सबसे बड़ी बात है कि आप पहले एग्जांपल्स अगर समझते थ्योरी का, इसलिए मैं पहले क्या करता हूँ थ्योरी बता देता हूँ बेहतर ढंग से। उसमें जितने भी आपका एलिमेंट्री चीजें जो आपके एक्सरसाइज में यूज किए जाएंगे उन सारे चीज को मैं बता देता हूँ, फिर जाकर के मैं पढ़ाता हूँ आपका एग्जाम्पल सारा बता देता हूँ, फिर जाकर के मैं एक्सरसाइज करता हूँ। चलिए ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगले क्लास में, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि अब जो है आपको एक्सरसाइज का सोल्यूशन। थैंक्स ऑल ऑफ, बाय।